तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एमडी मनीष लेकर के आ गया हूं आपके लिए फिर से एक अमेजिंग वाली वीडियो। ये होने वाली है हमारी कॉन्टैक्ट वन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बहुत 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 वैल्यूबल वीडियो है। यू नो वेरी वेल कि पूरा का पूरा पेपर मोस्टली डिपेंड इसी वीडियो के ऊपर होता है, इसीलिए इसको हमने बहुत ही वो कहते हैं ना इम्पोर्टेंस देते हुए इस वीडियो को क्रिएट किया है। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देखेंगे। वीडियो लंबी होगी क्योंकि पूरा एक सब्जेक्ट हमने एक ही वीडियो में कवर किया है, तो जाहिर सी बात है वीडियो लंबी होगी। तो वीडियो को देखते रहें, साथ के साथ में दोस्तों नोटबुक और पेन रखें, और आप जो इम्पोर्टेंट आपको दिखता है कि याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको नोट कर लें, ताकि आप जो एग्जाम देने जाए तो उससे पहले उस नोट को पढ़कर जाएंगे तो डेफिनेटली वीडियो आपको याद भी हो जाएगी, और समझने के लिए तो आज हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय ना लगाते हुए चलते हैं सीधी वीडियो पर और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। उससे पहले एक छोटी सी बात दोस्तों, अगर आपको चाहिए इस वीडियो के नोट्स तो वो भी मिल जाएंगे, और एलएलबी के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास में अवेलेबल है, वो भी इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, तो वो नोट्स आपको व्हाट्सएप में मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो नोट्स हैं वो पेड अवेलेबल है। ठीक है, छोटी सी पेमेंट तो आपसे लेनी होती है हमें भी, क्योंकि हमें भी मैनेज करना होता है। तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे 8218006323 इस नंबर पे, और आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ब्रह्मास्त्र वीडियो है। सब्जेक्ट आपने देख लिया एलएलबी के लिए, और बीए एलएलबी सबके लिए है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम दोस्तों सेक्शन ए के साथ में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सबसे पहला जो क्वेश्चंस हमने इसमें रखा है वो है विवाह के अवरोधार्य करार, मतलब कि एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज क्या है, डेफिनेशन से समझते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 26 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विवाह को रोकने वाला करार शून्य वॉइड होता है। मतलब कि कोई भी अगर शादी हो रही है और उसमें रोकने के लिए कुछ ना कुछ झमेला आ जाए तो उसको बोलते हैं शून्य करार। कोई भी करार, समझौता, एग्रीमेंट जो किसी व्यक्ति को विवाह करने से रोकता है, लागू करने योग्य, एनफोर्सेबल नहीं है। मतलब कि कोई भी ऐसा करार, मान लीजिए कि आप पति पत्नी बनने जा रहे हैं और तभी वहां पर एक मेरे जैसा लड़का आ जाता है, कहता है उससे लड़के से, भाई देख मैंने और तेरे बीच में एक समझौता हुआ था कि जब तक हम बिजनेस में सफल नहीं हो जाएंगे ना तुम शादी नहीं कर सकते, और अभी तो हमने बिजनेस स्टार्ट ही किया है तो अभी आप शादी नहीं कर सकते। तो जो मैंने करार दिया है वो वैलिड, वहां पर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, वो वहां पर खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि विवाह जो है उसकी अपनी एक गरिमा प्रतिष्ठा होती है, वो ऐसे नहीं रुक सकता। चलिए उदाहरण, यदि ए और बी के बीच ऐसा करार हो कि ए विवाह नहीं करेगा तो यह करार शून्य होगा। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाया करो, ताकि हमें पता लगे कि आप जो वीडियो को देख रहे हैं आपको कैसी लग रही है, ताकि अगर कुछ कमी हो तो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उन कमियों को सुधार सकें। क्योंकि आप ही, मैं आपका टीचर हूं तो आप भी मेरे टीचर हैं। अगर आप मुझसे सीख रहे हैं तो मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूं, और उन सीखने से केवल एक ही चीज कि भाई मेरे अंदर जो कमी है कि मैं आपके कुछ और बेहतर कर सकूं, वो मुझे आप टिप्स दे सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है उत्पीड़न। उत्पीड़न को इंग्लिश में बोलते हैं कर्सन। ये सेक्शन 15 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ध्यान रखना, हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अपने एक एक्ट लेकर के चलता है जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोला जाता है, भारतीय संविदा अनुबंध 1972। तो परिभाषा क्या है उत्पीड़न की? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य को अनुबंध करने के लिए धमकी, बल प्रयोग या अवैध कार्य द्वारा बाध्य करता है तो इसे कर्जन, उत्पीड़न कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, उत्पीड़न यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अगर उत्पीड़न को हम बीएनएस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसकी परिभाषा थोड़ी सी अलग बन जाएगी। वहां पर सिर्फ इतनी होगी कि बल, किसी के ऊपर बल का प्रयोग करना, धमकी देना,
और उससे कुछ अवैध कार्य कराना वो बीएनएस के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसका मतलब कहाँ से रख रहे हैं भाई, कोई भी अगर दो व्यक्ति है और आपस में एक दूसरे के साथ में कोई भी एक संविदा करना चाहते हैं, एक है वो नहीं चाहता, दूसरा चाहता कहता है कि करनी पड़ेगी तुझे, तो यहाँ पर उत्पीड़न हो जाए, क्योंकि उसको धमकी दे रहे हो, बल के प्रयोग और अनुबंध अवैध कार्य करा रहे हो, इसी को बोलते हैं उत्पीड़न। मुख्य तत्व एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? अवैध कार्य या धमकी देना, अनुबंध करने के लिए दबाव डालना, सहमति कंसेंट स्वतंत्र न होकर के दबाव में दिया गया कंसेंट दबाव में दिया गया हो तब। उदाहरण, यदि ए बी को धमकी देता है कि यदि तुमने यह अनुबंध नहीं किया तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, और बी अनुबंध कर लेता है, तो ये उत्पीड़न है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं, अगर ये क्वेश्चन दोस्तों शॉर्ट में आ जाता है, 10 नंबर में आ जाता है, तो इसको कैसे बढ़ाएंगे। देखिए जहां पर देख रखा है एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और बढ़ा करके लिख सकते हैं, और यहाँ पर ए बी मैंने अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग रखे हैं, अगर आप चाहते हैं तो ए बी की जगह कोई नाम भी रख सकते हैं। दूसरा, ये जो 3 पॉइंट्स है, अवैध कार्य, धमकी, अनुबंध करने के लिए दबाव डालना, इसको आप डिटेल में लिख सकते हैं। कैसे? अवैध कार्य या धमकी, इसको अवैध कार्य क्या होता है और धमकी क्या होती है, इनको आप अपनी तरफ से बना करके लिख सकते हैं, तो जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रस्ताव का आमंत्रण और प्रस्ताव का अंत, मतलब कि इनविटेशन टू ऑफर एंड लैप्स ऑफ ऑफर। सबसे पहले देखेंगे इनविटेशन टू ऑफर, प्रस्ताव का आमंत्रण। जब कोई व्यक्ति केवल दूसरों को प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रित करता है तो इसे प्रस्ताव का आमंत्रण मतलब कि इनविटेशन टू ऑफर कहते हैं। अब यहाँ पर प्रस्ताव को हम कैसे समझेंगे? प्रस्ताव को हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए मैं फोन करके आपसे कहता हूँ, बच्चों भाई हमारी जो वीडियो है और जो हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, जो मैंने नोट्स क्रिएट किए हैं, उन सभी नोट्स को मैं जो है कम, मतलब कि अभी छूट पर कम उसमें दे रहा हूं, तो जल्दी जल्दी से आकर के ले लीजिए जिसको भी चाहिए। तो ये हो गया मेरा ऑफर, प्रस्ताव आप सभी के लिए। अब आप आएंगे मेरे साथ, सर आपने कहा था नोट दे दी, ठीक है भैया जल्दी से संविदा बनाइए, आपको इतने पैसे देने और मैं इतना दूंगा, मैं ये चीज दूंगा, आपको ये चीज मिलेगी, तो वो बन गया क्या? एक संविदा। तो अब यहाँ पर मैंने जो बात बताई उसमें केवल ध्यान रखना, प्रस्ताव का आमंत्रण, जब भी हम किसी से कोई संविदा मतलब कि अनुबंध करने के लिए सामने वाले को प्रेरित करते हैं, कहते हैं भाई आ जाओ कर लो, वो होता है प्रस्ताव। ये स्वयं ऑफर नहीं होता, मतलब कि ये ऑफर स्वयं का नहीं होता, ये एक प्रस्ताव है, भाई तुम्हें करना है तो करो, ना करना है तो मत करो। दूसरा उदाहरण, दुकान में सामान पर मूल्य सूची, प्राइस टैग लगाना, प्रस्ताव का आमंत्रण है। इनविटेशन टू ऑफर, जब ग्राहक खरीदने का प्रस्ताव देता है तभी प्रस्ताव ऑफर बन जाता है। मतलब कि अगर तुम मेरे पास में आए, आकर के कहने लगे, सर आपने कहा था कि आपके जो नोट्स है उनमें 50% की छूट चल रही है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, ये आपका प्रस्ताव था, लेकिन सर हमें ऑफर चाहिए। मैंने कहा यार इसमें क्या ऑफर चाहिए सर, 50 नहीं हमें ना 60% की छूट चाहिए। तो जब अब तुम्हारा यहाँ पर क्या आ गया, तुम्हारा ऑफर आ गया, मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई 50 की जगह 40 में ले लो, तो हमारी संविदा हो गई। अब लैप्स ऑफ ऑफर, मतलब कि प्रस्ताव का अंत। ऑफर समाप्त हो सकता है निम्न स्थितियों पर: समय सीमा समाप्त होने पर, प्रस्ताव को रद्द करने पर, प्रस्तावकर्ता मतलब कि मैं ऑफरी द्वारा अस्वीकार करने पर, प्रस्तावकर्ता ऑफरर की मृत्यु या पागलपन पर, स्वीकृति एक्सेप्टेंस से पहले किसी शर्त का उल्लंघन होने पर। मान लीजिए मैंने कहा भाई ये जो है केवल और केवल 3 तारीख तक वैध है, 3 तारीख तक वैलिड है कि ये प्रस्ताव जो है मतलब कि जो ऑफर है वो 3 तारीख तक वैलिड है। अगर आपको चाहिए ये ऑफर तो 3 तारीख से पहले ले लें, अगर 3 तारीख के 5 बजे के शाम 5 बजे के बाद में आप आते हो तो ये ऑफर खत्म हो जाएगा। उसमें अलग अलग तरह की शर्तें, ठीक है। तो मतलब कि समय सीमा समाप्त हो गई, ये मैंने बता दिया, प्रस्ताव मैंने खत्म कर दिया, नहीं हमें नहीं देना, घाटा हो रहा है। दूसरा, तो अब मैंने आपने कहा कि सर 40% में कर लो, मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं करूंगा, मुझे 50% में 50 में ही दूंगा, लेना है लो या मत लो, ठीक है। या फिर मैं पागल हो गया, जब मैंने ऑफर दिया था जब तो वो बहुत अच्छा था, उसके बाद में मेरे साथ में दुर्घटना होगी, कुछ भी होगी, मैं पागल हो गया, ठीक है। या फिर उसमें जो शर्तें हैं वो शर्त में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तथ्य की भूल क्षम्य नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स इज नॉट एक्सक्यूज, मतलब कि अगर कोई फैक्ट है और उसको आप भूल कहते हो तो वो क्षमा योग्य नहीं है। ये क्वेश्चन है, कैसे?
परिभाषा। आपराधिक कानून क्रिमिनल लॉ में ये सिद्धांत है कि कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजिस्ट, ये मैंने आपको जो बीएनएस है आप वो पढ़ेंगे तो उसमें भी है कि जो तथ्य की भूल है वो एक्सेप्टेंस नहीं है। वो अगर कानून कोई बना हुआ है और आप वो कानून तोड़ देते हो, फिर बाद में जाके जैसे कि सर मुझे तो पता ही नहीं था ये कानून, तो जज कहेगा इससे कोई मैटर नहीं है भाई, तुम्हें भूल है या भूल में कर दिया, मुझे कोई मैटर नहीं है, जो कानून बन गया वो तो तुम मारे जाओगे। ठीक है, चलिए अब पॉइंट इसमें दो है कि लेकिन संविदा कानून कॉन्ट्रैक्ट में यदि दोनों पक्ष किसी तथ्य को भूल करते हैं तो संविदा कॉन्ट्रैक्ट शून्य वॉइड हो जाता है। मतलब कि जब दो, आप मान लीजिए कि सिंपल सा वो है कि मैं अपनी भैंस को बेच रहा हूँ, ठीक है, हालांकि मेरे पास में भैंस नहीं है, हमारे पास में गाय है, मैं गायों का दीवाना हूँ, गाय पालता हूँ। मान लीजिए कि मैंने कहा यार मेरे पास में भी ज्यादा गाय है, मैं चाहता हूँ कि एक गाय को मैं बेच दूँ, तो मैंने गाय का ऑफर निकाला और मैंने उसमें कह दिया भाई गाय के जो है वो 20 लीटर दूध है और आकर के देख लो। आपने देखा, देख करके आपने संविदा हो गई हमारी। उसके बाद में आपने देखा, मतलब कि तय हो गया, आपने मुझे पैसे भी दे दिए और आप भैंस को ले गाय को ले गए। गाय को ले जाने के बाद आपने जब दूध उसका निकाला तो भाई आपको पता चला उसके नीचे तो कुल 16 लीटर दूध है। तो ये क्या होगा, ये तथ्य की भूल हो गया। मैं कहूंगा अरे यार मैं भूल गया था, हाँ वो 20 नहीं मैं 16 कहने वाला था। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो संविदा खत्म हो गई। संविदा क्या है, यहाँ पर वॉइड हो गई, शून्य हो गई, खत्म हो गई। आगे आपराधिक कानून क्रिमिनल लॉ में तथ्य की भूल मिस्टेक ऑफ फैक्ट बचाव डिफेंस नहीं है। अगर मैं वहां पे कहूँ नहीं यार मैं भूल गया था, मैं आपको बताने वाला था, तो ये कुछ भी नहीं है, वो खत्म तो खत्म। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है कहता है कि उसे पता नहीं था कि यह अपराध है, तो यह बचाव डिफेंस स्वीकार बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिफलहीन करार शून्य होते हैं। एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड, सेक्शंस 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सामान्य नियम जनरल रूल देखते हैं। देखिए किसी भी संविदा कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रतिफल कंसिडरेशन आवश्यक है। प्रतिफल क्या है, मान लीजिए अभी आप मेरे पास में गाय खरीदने के लिए आए, तो मैंने आपको बता दी कि कभी गाय को ले जाओ। आप कह रहे हैं अरे सर ऐसे ही दे दो गाय को, ठीक है। मैं कहूंगा भाई मुझे प्रतिफल चाहिए, जो मैं संविदा कर रहा हूं कि तुम मेरी गाय को ले जाओगे तो उसके बदले मुझे कुछ तो चाहिए। ठीक है, पैसे मत दो तो मुझे कुछ और दे दो, अपनी बाइक दे दो या फिर भैंस दे दो या फिर कुछ भी, या फिर मेरा कोई काम कर दो। तो ये क्या होगा, ये संविदा का प्रतिफल हो गया। और आपने नहीं किया तो संविदा होगी ही नहीं। तो बिना प्रतिफल कंसिडरेशन के संविदा शून्य होती है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं टू द रूल। कैसे, प्राकृतिक प्रेम और स्नेह, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। यदि निकट संबंधी प्राकृतिक प्रेम, नेचुरल लव और स्नेह से लिखित और पंजीकृत समझौता करते हैं तो, मान लीजिए तुम मुझे प्यार दो मैं तुम्हें प्यार दूं, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा भाई कि तुमने मुझे प्यार दिया, हो सकता है कि जिस प्यार की तुम उम्मीद मुझसे कर रहे थे मैं तुम्हें वो प्यार ना दे पाऊं, तो यहां पर ये जो संविदा है ना वो भंग नहीं है। ठीक है, तो ये लव, स्नेह, प्यार, इस सब की बात है। पूर्व स्वेच्छा से सेवा, पास्ट वॉलंटरी सर्विस में यदि किसी व्यक्ति ने पहले स्वेच्छा से सेवा की और बाद में उसके लिए प्रतिफल देने का वादा किया जाए। मतलब कि मैं तुमसे कहूं कि भाई कि तुम ना मेरी सेवा करो, जैसे भी होते हैं ना बड़े बड़े बाबा और ये सब जो आश्रम खोले बैठे हैं, तो वहां पर वो लोगों को बुला लेते हैं, तुम हमारी सेवा करो, हम तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, आनंद मिलेगा, ठीक है, और मतलब कि जो भी है तुम्हें उसके रिटर्न में कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर बाद में वो मिलना ना मिलना वो ऐसी चीजें हैं जिनकी कल्पना मात्र है, वो मिले या ना मिले, लेकिन संविदा तो हो गई ना। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। समय सीमा से बाहर ऋण का भुगतान करने का वचन, प्रोमिसरी टू पे टाइम बेरेड डेब्ट। यदि कोई व्यक्ति समय सीमा से बाहर ऋण टाइम बेरेड डेब्ट को लिखित और हस्ताक्षरित रूप में चुकाने का वादा करता है तो, अरे यार तुम मुझे ना यार 10 रुपए दे दो, मैं तुम्हें ना इसी महीने की और 32 तारीख को लौटा दूंगा। तुमने कर ली, ठीक है, हो गया, लो दे देना 32 तारीख को। लेकिन भाई 32 तारीख तो आने ही वाली नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग टू द संविदा मैं क्या कहूंगा, तुम्हें प्रतिफल कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन संविदा हो गई है। लेकिन मैं क्या कहूंगा भाई 32 तारीख लिख रहा है ना, आ जाने दे। अब तुम ये नहीं कह सकते कि उसमें 32 नहीं है यार, वो तो भूल गया। भूल का तो ऊपर ही मैंने बताया भाई, भूल का तो कोई इलाज नहीं है यहाँ पर। चलिए, उपहार,
गिफ्ट, उपहार बिना प्रतिफल कंसिडरेशन के भी वैध ही होते हैं। ठीक है, गिफ्ट जो होते हैं वो हमेशा प्रतिफल के बिना ही होते हैं। आगे है संविदा कब शून्यकरण होती है? व्हेन डज ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल? परिभाषा, डेफिनेशन। शून्यकरणीय संविदा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वह है जो प्रारंभ में वैध होता है लेकिन किसी एक पक्ष की इच्छा पर उसे रद्द शून्य किया जा सकता है। मतलब कि दो लोगों ने कोई संविदा की, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, कोई भी संविदा की और उसके बाद में एक पक्ष बाद में जो है वो उसको कहता है नहीं नहीं यार, ये इसको खत्म करो, ये मुझसे नहीं निभाया जाएगा, ये जो वादा किया है, ठीक है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं 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 भाई, वो मुझसे ये वादा नहीं निभाया जाएगा, इसको खत्म कर दो। तो क्या है, पहले तो हम दोनों ने किया था कि देखो हम प्रेम में पड़ रहे हैं, तो ध्यान रखना महिला मित्र, तुम मेरे साथ में विवाह करोगे, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करूंगा, हम दोनों या तो विवाह साथ में करेंगे वरना आजीवन शादी ही नहीं करेंगे। तो पहले तो जोश जोश में कर लिया, बाद में जो है वो महिला कहने लगी नहीं नहीं यार, मेरे घर वाले तो मान रही हैं और कुछ भी कर लो, मैं तो तुमसे शादी नहीं कर सकती। ओ माय गॉड, दिल तोड़ दिया, उसकी सजा भी मिलेगी, क्या मिलेगी वो आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारी जो संविदा हुई थी वो खत्म हो जाती है। मेन पॉइंट बस यही है। परिस्थितियां, कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं? संविदा निम्न स्थितियों में शून्यकरण हो जाती है। तो कौन कौन से बहाने लगेंगे? अब देखो, नंबर एक, उत्पीड़न कोर्स, यदि सहमति, कंसेंट, दबाव या धमकी से क्या गया, मैंने नहीं कहा था मैं शादी करूंगी, मैंने तो ये कहा था सोचूंगी, या फिर तुमने ये कहा था कि तू मुझसे शादी करेगी नहीं तो किसी और से नहीं करेगी, तो काजल तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती, और किसी की अगर हुई तो समझो वो गया। तो यहाँ पर क्या है, वो कंसेंट ले रहा है सन्नी देओल काजल से, मतलब कि जो मूवी है उसमें, कौन सी मूवी है ये मुझे ऐसे याद नहीं आ रही मूवी, लेकिन कंसेंट ले रहा है, लेकिन किससे ले रहा है भाई, वो उत्पीड़न से ले रहा है, धमकी से, दबाव से ले रहा है। तो वो उसने, काजल ने डर के मारे पहले तो कह दिया हाँ बाबूजी मैं शादी कर लूंगी, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में उसको सलमान खान मिल गया, फिर वो काहे को शादी कर रही है। चलिए, दूसरा पॉइंट है अत्यधिक प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस, यदि एक पक्ष दूसरे पर अनुचित प्रभाव डालकर सहमति ले, मतलब कि ये जो प्यार वगैरह होते हैं इसमें तो भाई जो वादे किए जाते हैं वो सब, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ करके ले आऊंगा, तुम बस मेरी बात तो रख लो, तो उसने रख ली, ठीक है ले आना चांद तारे तोड़ करके, लेकिन चांद तारे तोड़ कर कोई लेकर आ सकता है नहीं, लेकिन ये अत्यधिक प्रभाव के कारण उसने ये संविदा कर ली, उस समय पर तो कर ली, बाद में ये तो पूरी होने वाली है नहीं, तो खत्म, फिश, टाटा बाय बाय। अबे तीसरा कपट, यदि सहमति, कंसेंट धोखे से प्राप्त किया गया हो तो, मतलब कि कोई धोखा दे करके, देखो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें रानी बना करके रखूंगा, महलों में की रानी बना करके रखूंगा, मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये है वो है, बाद में शादी हो जाती है, शादी के बाद में पता चलता है कुछ नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है, जो मकान दिखाया था वो भी किराए का है, और जो गाड़ी दिखाई थी वो अपनी दोस्त की मांग करके लेकर आए थे। तो पहले जो हमारी शादी भी एक संविदा है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, तो वो बाद में शून्य हो सकती है, मतलब कि खत्म हो सकती है, लड़की तलाक ले सकती है। चौथा है भ्रामक प्रस्तुति, अभी मैंने बताया था, यदि हम कंसेंट गलत जानकारी देकर के प्राप्त किया गया। नाबालिग का करार, माइनर्स एग्रीमेंट, यदि संविदा नाबालिग से की गई हो तो वे शून्यकरणीय होती है। ध्यान रखना, नाबालिग कोई भी हो, लड़का या लड़की, अगर उनसे कोई संविदा आपने कर ली है उनके नाबालिगपन में, मतलब कि बहुत समझदार, बहुत स्मार्ट, बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाई अकॉर्डिंग टू द कानून अगर वो लड़के 18 साल के, लड़का 21 साल का नहीं है, और आपने उनसे कोई भी एग्रीमेंट वगैरह किया है, तो ध्यान रखना वो हमेशा हमेशा खत्म रहता है, जीरो ही रहता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। उदाहरण, यदि ए बी को धमकी देकर अनुबंध कराता है तो वह शून्यकरण संविदा होगी। ये तो आपने देख लिया। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, शून्य करार और शून्यकरणीय संविदा में क्या अंतर है? अब यहाँ पर आ जाता है करार और संविदा, हालांकि दोनों एक दूसरे की तरह हैं, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा इनमें अंतर है, मतलब कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, करार और संविदा। क्या है? शून्य करार देखते हैं, शून्य करार मतलब वॉइड एग्रीमेंट, और शून्यकरणीय संविदा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट अभी आप देख रहे होंगे ना, बहुत जगह आपने यूज किया होगा, हाँ भाई एग्रीमेंट कर लिया उससे कर लिया, हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उससे कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो दोनों में मुख्य अंतर यह है कि
शून्य करार वह होता है जो कानून की नजर में प्रारंभ से ही अवैध होता है। इसे विधि द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अनफोर्सेबल मतलब नहीं किया जा सकता, या किसी भी पक्ष के लिए कानूनी अधिकार या दायित्व उत्पन्न नहीं करता है। तो शून्य करार क्या है? जो जब हुआ था वो तब भी इलीगल था, तब भी वो जीरो था, तब भी वो शून्य ही था, और फिर भी तुमने कर लिया तो वो हो गया शून्य करार। अब इसके विपरीत शून्य करणीय संविदा वह है जो प्रारंभ में पूरी तरह से वैध थी, लेकिन किसी एक पक्ष जिसकी सहमति स्वतंत्र नहीं थी की इच्छा पर इसे रद्द किया जा सकता है। तब तक पीड़ित पक्ष इसे रद्द नहीं करता, यह लागू करने योग्य बनी रहती है और दोनों पक्षों पर अधिकार तथा दायित्व उत्पन्न करती है। मतलब कि ये पहले तो वैलिड थी और बाद में क्या हो गई? इनवैलिड कर दी गई, वो भी किसी एक की मर्जी से। तो ये क्या हुई? ये हुई भाई शून्य करणीय संविदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए शून्य करार वॉइड एग्रीमेंट, विवाह को रोकने वाला करार। रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एक शून्य करार है, क्योंकि भारतीय संविधान अधिनियम में धारा 26 के अनुसार यह प्रारंभ से ही अवैध है और इसे कभी भी लागू नहीं किया जा सकता था। मान लीजिए आपने शादी की है और शादी में जो लड़की है वो माइनर है, 18 साल की उम्र नहीं है, और लड़का की भी 21 साल की उम्र नहीं है, और दोनों की शादी हो गई, तो ये भाई वॉइड एग्रीमेंट है, मतलब कि ये कभी वैलिड थी ही नहीं। अब दूसरे पॉइंट में देखते हैं, मैं यहां से नहीं, मैं अपने से ही बता देता हूँ। मान लीजिए एक दोनों शादीशुदा है, दोनों जो है जिन्होंने शादी की है, दोनों वो है, लड़की की एज भी पूरी है और लड़की की एज भी पूरी, मतलब ये बालिग है दोनों। अब क्या हुआ, बाद में शादी होने के 1 साल बाद में पता चलती है कि जो लड़का है ना उसकी तो एक और पत्नी है पहले से। तो अब क्या होगी? ये शून्य करणीय संविदा होगी, क्योंकि ये पहले संविदा थी। लेकिन देखिए सबसे पहले करार होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं करार और कॉन्ट्रैक्ट में आपको अंतर होगा। करार वो होता है कि हुआ तो संविदा ही की, लेकिन वो शून्य ही थी हमेशा से, तो उसको करार कह दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले करार ये होता है, करार हो गया, होने के बाद उसका दे दिया जाता है नाम संविदा। ठीक है, मतलब कि दोनों पक्षों ने आपस में बात की, बात करने के बाद में करार किया, इकरार, हाँ भाई ठीक है तुम मेरे साथ हो, हाँ तुम मेरे साथ हो, ठीक है, इकरार। जैसे दोनों ने कोई शादी कर लिया, कुछ कर ली, तो वो संविदा बन गई। ठीक है, तो संविदा इसलिए उसको कहा गया। मान ली दोनों की शादी हो गई, 1 साल तक दोनों साथ रहे, लड़की को अचानक पत्नी को पता चलता है कि मेरे पति जो है इसकी तो एक और पत्नी है, तो वो क्या है, वो जो शादी है वो मान्य नहीं होगी, लेकिन 1 साल तक वो मान्य थी। आगे बढ़ते हैं, चलिए यही मतलब कि वो है स्टेबल में, बाकी कुछ नहीं जो मैंने बता दिया है। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 8, मानसिक स्वीकृति स्वीकृति नहीं होती। मानसिक स्वीकृति स्वीकृति नहीं होती। मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ये जो क्वेश्चन है वो आप पढ़ेंगे भाई 5th सेमेस्टर में जाकर के इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 जो नया है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, जो BS है। चलिए, लेकिन यहाँ पर भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 4 नंबर में आ सकता है। तो स्पष्टीकरण क्या है? संविदा कानून कॉन्ट्रैक्ट लॉ में स्वीकृति एक्सेप्टेंस तभी वैध होती है जब वह संप्रेषित कम्युनिकेटेड हो जाए। कम्युनिकेटेड किसको बोलते हैं? मान लीजिए एक व्यक्ति यह है, एक व्यक्ति यह है, इसने बोला हाय हेलो, इसने कहा हाय हेलो, इसने कहा कैसे हो, इसने कह दिया मैं तो बहुत अच्छा हूं, तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये दोनों जो है ठीक है, इनका कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, अनजान है, और ये इसे देख रहा है, ठीक है, और इसे बोल रहा है हेलो कैसे हैं, ये इधर से मैसेज भेज रहा है या फिर बात कर रहा है, और ये कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब कम्युनिकेटेड होता है क्या भाई? एक्सेप्टेंस जो है वो तभी वैलिड मानी जाएगी जब कम्युनिकेटेड हो जाए। केवल मन में स्वीकार करना पर्याप्त नहीं। जैसे होता है ना कि एक लड़का एक लड़की को देखता है, बार बार देखता है, तो खुश होता है, भाई ये मेरी फ्यूचर वाइफ बनेगी। लड़की भी उसको देख रही है, खुश होती है, लड़का तो अच्छा है, हैंडसम है, ओके। टाइम आ जाता है, अब लड़की जो है वो किसी और लड़के के साथ में घूमती हुई मिल जाती है, वो लड़का जाता है, तुम इसके साथ क्यों घूम रही है? वो लड़के, तो तुझे क्या मतलब है? तुझे क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे पीछे पीछे पड़ रहा हूँ, मैंने तुम्हें आंखों से इशारे किए हैं और मैंने तुम्हें अपना मान लिया है। कह लिया मैं बेवकूफ,
मुस्कुराहट करने से ये थोड़ी ना कि मैं तुम्हारी हो गई तुम मेरे हो गए, ठीक है, खत्म, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, मानसिक स्वीकृति, मैं उसने अपने मन में मान लिया कि हाँ लड़की ने भाई स्माइल दे दी तो मेरी होता ही नहीं है भाई ऐसा। उसे कहना चाहिए, जैसे तुम कहोगे हेलो हाउ, उसने कहा, वो लड़का, तुम बोलोगे आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो लड़की बोले आई लव यू टू, मैं भी तुम्हारे प्यार को स्वीकार करती हूँ। यहाँ पर कम्युनिकेशन हो गया भाई, यहाँ पर तुम्हारे जो संविदा है वो हो गई। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वीकृति एक्सेप्टेंस को प्रस्ताव करता ऑफर तक पहुंचना भी आवश्यक है। निर्णीतवाद केस लॉ, फेल्थहाउस वर्सेस बेंटली 1862, न्यायालय कोर्ट ने कहा कि साइलेंस या मानसिक स्वीकृति, मेंटल एक्सेप्टेंस वैध स्वीकृति, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं। तो ध्यान रखना, आगे से कभी भी अगर किसी लड़की को प्रपोज करो, या फिर लड़कियों तुम भी समझ लो, अगर किसी को प्रपोज, कोई लड़के को प्रपोज करो और तुम कहते हो तुम मुझे चाहते हो, तुम मेरे दोस्त बनोगे, तो लड़का क्या कहता है? तो बोलना अब घूमे बहरे तुझे, बोल 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 के बता। वो कहेगा हम्म हम्म, ऐसे नहीं भाई, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक आप मानना मत, ठीक है। और अब तो बात बोलने की भी नहीं है, अब तो लिखित में चल रही है सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, यदि ए बी को संविदा का प्रस्ताव देता है और बी मन में ही स्वीकार कर लेता है लेकिन संप्रेषित कम्युनिकेट नहीं करता, तो ये वैध स्वीकृति नहीं है। चलिए, नौवां प्रश्न, वेरी शॉर्ट चल रहे हैं हमारे। संविदा की भग्नाशा का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एक बात और मैं बता दूं दोस्तों, अभी की बार जो यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं वो जो पेपर बना रहे हैं ना, वो अलग अलग बता रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं उसी तरह से प्रश्न आ सकता है। प्रश्न आएगा, मान लीजिए ए ने बी से कहा आई लव यू और बी ने कहा तो यह कौन सा सिद्धांत है, ये बताइए। अब तुम बोलो कौन सा सिद्धांत? अरे हाँ, सर ने बताया था, मानसिक स्वीकृति स्वीकृति नहीं होती, ये वही है। तुम तुरंत लिख दोगे मेरे के 4 नंबर। तो भाई ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए, डेफिनेशन किसकी कर रहे हैं हम? संविदा की भग्नाशा की। भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 56 के अनुसार यदि किसी संविदा कॉन्ट्रैक्ट का निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस असंभव या अवैध हो जाए तो संविदा कॉन्ट्रैक्ट भग्नाशग्रस्त, फ्रस्ट्रेटेड माना जाता है। चलो, अब तुम कहोगे सर अब तो तुमने लड़की लड़कों की बात की स्टार्ट कर दी, हर एग्जाम्पल वहीं से दोगे, क्या करूं? वही आ गया। मान लीजिए कि लड़का हर रोज लड़की को जाकर के प्रपोज करता है, हेलो एक्सक्यूज मी आई लव यू। लड़की देखती है, लड़का डर के मारे भाग जाता है, फिर आता है, फिर भाग जाता है, फिर आता है, फिर भाग जाता है। अब लड़की जो है उसको मान लेते, ठीक है तो इतना पीछे चल पड़ रहा है तो मैं मान लेती हूँ, ठीक है, ओके आई लव यू। उसके बाद में बातें चालू हो जाती है तुम्हारी। उसके बाद में क्या होता है? लड़का, तुमने मुझसे बात नहीं की, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम उस लड़के से बात कर रही थी, तुम ये कर रहे थे। लड़की जो है पक जाएगी, भाई कितने रूल रेगुलेशन है तेरे, किस किस बात को मानू मैं भगन्नासग्रस्त हो गई हूँ, मेरी जो वो है ना वो फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, खत्म, टाटा बाय बाय, यही है पॉइंट। चलिए, परिस्थितियां क्या होती है? निष्पादन की असंभवता, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटी, युद्ध, मृत्यु के कारण संविदा कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना होना। मतलब सीधा सीधा मतलब ये है भगन्नाशा का मतलब कि भाई कोई संविदा तुम्हारी बन गई और वो 3 साल के लिए बनी, लेकिन वो 3 साल समय आया ही नहीं, उससे पहले ही वो टूट गई, तो इसी को बोलते हैं भगन्नाशा। अब भगन्नाशा बहुत अजीब सा शब्द लग रहा हो, आप समझ गए होंगे, टूटना, ठीक है। निष्पादन, निष्पादन न हो पाना, जो आपने बनाई है, जो नींव रखी है आपने अपनी जो संविदा की, वो पूरी ना हो पाना। अब कानून में परिवर्तन, यदि नया कानून संविदा कॉन्ट्रैक्ट को अवैध इलीगल बना दे, या फिर तीसरा विषय वस्तु का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, संविदा कॉन्ट्रैक्ट की वस्तु नष्ट हो जाए। मान लीजिए कि शादी हुई, शादी जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, 7 जन्मों का, ठीक है, वो 7वें दिन ही मर गया कोई पति या पत्नी, तो भगन्नाशा हो गई ना, संविदा खत्म हो गई। चलिए, अगले जन्म में मिलना फिर। क्या ऐसा होता है क्या दोस्तों? मुझे पूछना है क्या आपसे, आप इतने तो माइंडेड होंगे, क्या जो रिश्ते बनते हैं पति पत्नी को 7 जन्मों के लिए बनते हैं? टिप्पणी कीजिए मुझे, आप, मुझे पता है बहुत महान हो। निर्णित केस,
सत्यभर्ता घोष वर्सेस मुगनी राम बांगुर एंड कंपनी 1954। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भगन्नासा फ्रस्ट्रेशन तब लागू होता है जब संविदा का उद्देश्य पूरा करना असंभव हो जाए। ये तो एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए होंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन, 10वें का ये संविदा का उन्मोचन, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परिभाषा, डेफिनेशन। जब संविदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत पक्षकारों के अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाते हैं तो संविदा कॉन्ट्रैक्ट उन्मोचित, डिस्चार्ज हो जाती है। मान लीजिए एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष ये है। 2 साल के इन्होंने संविदा की और संविदा का मतलब ऐसे मान लेते हैं कि ए ने इसको 10,000 रुपए दिए थे और इससे कहा था बी से कि मुझे हर महीने, मतलब 1 साल तक हर महीने मुझे 1,000 रुपए करके देते रहना और 12 महीने में 12,000 आप चुका दोगे, ठीक है, 10,000 भी मेरे मिल जाएंगे, 2,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट के मिल जाएंगे। तो ये संविदा हो गई। होते नहीं होते 2 महीने 3 महीने तक इसने पैसे दिए, 4 महीने होने पर इसने क्या कहा, अबे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, चलिए कर 3,000 रुपए तेरे पहुंच गए, 9,000 रुपए ये ले, ठीक है, 9,000 रुपए ये ले। तो अब क्या होगा यहाँ पर, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये अपने जो उसके कॉन्ट्रैक्ट था उससे डिस्चार्ज हो गया। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके तरीके, उन्मोचन के साधन, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज। निष्पादन द्वारा बाय परफॉर्मेंस संविदा पूरा कर दिया जाए, समझौते द्वारा पक्षकार आपसी सहमति से संविदा समाप्त कर लें, असंभवता द्वारा या फिर भगन्नाशा का सिद्धांत लागू हो, उल्लंघन द्वारा किसी पक्ष द्वारा संविदा तोड़ना, कानून के संचालन द्वारा दिवालियापन, मृत्यु आदि। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, संविदा खत्म हो जाए तो डिस्चार्ज ऑफ मोड्स है, जिसमें एक व्यक्ति को उससे फ्री कर दिया जाता है पहले, दूसरा बाद में हो ही जाता है। चलिए 10 का बी आंसर है समाश्रित संविदा, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। धारा 31 संविदा अधिनियम 1972, ये ध्यान रखना। परिभाषा, समाश्रित संविदा क्या होती है? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वह है जो किसी भविष्य की अनिश्चित घटना, अनसर्टेन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स पर निर्भर करता है। मतलब कि ऐसी कोई संविदा होनी, ठीक है, जो भविष्य पर निर्धारित करती है। मान लीजिए कि मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं भाई भविष्य में जब कोई तेरा बेटा होगा ना तो वो मुझे वापस कर देगा, क्योंकि तुम तो इतने वो हो नहीं, मतलब वो वापस कर देगा। तो अब यह क्या है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। समाश्रित, समाश्रित का मतलब है मिश्रण, मिश्रण का मतलब 1 से 2 पर। मैं तो अकेला ही हूं लेकिन मैंने तुम्हारे ऊपर 2 के ऊपर दायित्व डाल दिया, भाई तुम दे देना और तुमसे ना हो तो भाई जो तुम्हारे बच्चे होंगे ना पैदा भविष्य में वो मुझे दे देंगे पैसे मेरे वापस, तो हमारी संविदा पूरी हो जाएगी। तो अब मुख्य तत्व, आवश्यकता है, संविदा का निष्पादन भविष्य की अनिश्चित घटना पर ही निर्भर होता है। घटना इवेंट होना या न होना संविदा कॉन्ट्रैक्ट को परिवर्तनीय भी बना देता है। उदाहरण, यदि ए बी से कहता है कि मेरा जहाज सुरक्षित लौट आया तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, तो यह समाश्रित संविदा है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। आ गया लौट कर तो 10,000 दे दूंगा और नहीं आया लौट करके तो तुम्हारी हमारी टाटा बाय बाय। चलिए सेक्शन बी पे चलते हैं। कैसी लगी वीडियो जल्दी से मुझे बता दो और शेयर कर दो, लाइक कर दो अगर अच्छी लग रही हो तो, ना लग रही हो तो भाई बता देना क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मैं वो तो कर ही देना आप, ठीक है, मैसेज कर देना, बता देना क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सा पानी पी लो, आप भी पी लीजिए। चलिए सेक्शन ए तो हो गया हमारा समाप्त। अब आ गए हम सेक्शन बी पर। तो सेक्शन बी में यू नो वेरी वेल के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, कम से कम 10 नंबर इन पर मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा करने में कौन सक्षम है? कब व्यक्ति स्वचित्त माना जाता है? मतलब कि संविदा कौन कौन कर सकते हैं, कब व्यक्ति एकदम स्वस्थ, मतलब ठीक ठाक, बिल्कुल माइंड बढ़िया, उससे माना जाता है। तो संविदा करने की क्षमता, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 11। तो संविदा करने में कौन सक्षम है? नंबर 1, वयस्क व्यक्ति। वयस्क व्यक्ति मतलब कि मेजर पर्सन, एक ठीक ठाक बड़ा पर्सन। भारतीय कानून के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति, कुछ मामलों में 21 वर्ष यदि संरक्षक गार्जियन नियुक्त हो तो।
दूसरा, नाबालिग माइनर द्वारा किया गया संविदा कॉन्ट्रैक्ट प्रारंभ से ही शून्य होता है, तो ये नहीं होगा। निर्णीतवाद केस लॉ, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903 प्रिवी काउंसिल ने कहा कि नाबालिग माइनर का संविदा कॉन्ट्रैक्ट प्रारंभ से ही समाप्त होता है। तो सीधा सीधा इसका एक मतलब है भाई मेजर पर्सन, जिसमें कम से कम 18 वर्ष एज होनी चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो जिसकी एज 18 है वो कैपेबल है। दूसरा, अब उसमें कैपेबल तो है 18 साल की उम्र, और क्या, स्वस्थ चित्त व्यक्ति, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, बिल्कुल बढ़िया ठीक ठाक होना चाहिए। वह व्यक्ति जो संविदा कॉन्ट्रैक्ट करते समय अपने कार्य, प्रकृति और परिणाम समझने में सक्षम हो। यदि व्यक्ति एव स्वस्थ चित्त मतलब कि अनसाउंड माइंड है या फिर पागल है, विकृत चित्त है, ठीक है, और तो वह संविदा नहीं कर सकता। तीसरा, कानून द्वारा अयोग्य व्यक्ति भी नहीं कर सकता। कुछ व्यक्ति कानून द्वारा संविदा कॉन्ट्रैक्ट करने से अयोग्य ठहराए जाते हैं, जैसे विदेशी शत्रु, दिवालिया व्यक्ति, दोषी आदि। मान लीजिए जैसे हमारे देश में से बहुत सारा पैसा लूट करके ले गए, कौन ले गए भाई, अंग्रेजों की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी इसी सरकार के कुछ नुमाइंदे थे, ठीक है, जैसे नीरव मोदी था और विजय माल्या था, ये यहाँ से लेकर के चले गए, कानून ने इनको क्या कर दिया, भगोड़ा साबित कर दिया। अभी भारत के साथ में कोई भी संविधान नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए बेस्ट उदाहरण, आगे बढ़ते हैं। स्वचित्त व्यक्ति कब माना जाता है? धारा 12, मतलब कोई भी व्यक्ति है, कैसे पता करेंगे ये स्वचित्त है? तो धारा 12 के अनुसार व्यक्ति को स्वचित्त तब माना जाएगा जब वह संविदा करते समय अपने कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में सक्षम। कैसी परिस्थितियां? देखिए, जो स्वस्थ चित्ता है ना, मतलब कि साउंडनेस जो, वो भी अलग अलग होती है। सबसे पहले स्थायी स्वस्थता, सामान्यता स्वस्थ चित्त व्यक्ति संविदा कॉन्टैक्ट कर सकता है। अस्थायी अस्वस्थ चित्ता मतलब कभी कभी वो बीमार हो जाता है, कभी कभी ठीक होता है। यदि व्यक्ति अस्थायी रूप से अस्वस्थ चित्त मतलब अनसाउंड माइंड है, जैसे नशे में है, बेहोशी में है, तो समय पर किया गया संविदा शून्य होगा। मतलब नशे में किसी से आपने किसी के जो जमीन के पे किसी की जमीन है और उसे दारू पिला करके उसकी उस पर कागजों पर तुमने साइन ले लिया और कह दिया कि हमारा तो संविदा हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमने इसे पैसे दे दिए, तो वो शून्य होगा। ठीक है, आगे अंतराल में अस्वस्थता, इंटरमिटेंट अनसाउंडनेस, यदि व्यक्ति कभी स्वचित और कभी अस्वस्थित रहता है तो केवल स्वचित अवस्था में संविदा ही कर सकता है। आगे उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है लेकिन सामान्य अवस्था लूसिड इंटरवल में संविदा करता है तो वह वैध वैलिड होगा। यदि कोई व्यक्ति नशे में संविदा करता है तो वह शून्य होगी। निर्णीतवाद, मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास 1903, नाबालिग माइनर का संविदा कॉन्ट्रैक्ट प्रारंभ से ही खत्म था, शून्य था। इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वरधारी सिंह 1957, कितने बड़े बड़े नाम होते, परमेश्वरधारी। चलिए, न्यायालय कोर्ट ने कहा कि स्वचित साउंड माइंड का अर्थ संविदा कॉन्ट्रैक्ट करते समय कार्य और प्रकृति का परिणाम समझना, मतलब जो संविदा कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से उसे ज्ञान होगा। आगे एक और है, अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदन लाल 1937, पागल विकृत चित्त लुनेटिक व्यक्ति असामान्य अवस्था लूसिड होगा यहाँ इंटरवल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, शून्य और शून्य करने संविदाओं का संदर्भ, रेफरेंस टू वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले नाबालिग माइनर या अस्वस्थित व्यक्ति द्वारा किया गया संविदा हमेशा शून्य होती है। उत्पीड़न, अत्यधिक प्रभाव, कपट या भ्रामक प्रस्तुति से किया गया संविदा शून्यकरण होता है। मतलब कि ऐसा कोई भी ऐसा संविदा जो पहले तो था संविदा वैध थी लेकिन बाद में वो खत्म होगी, क्योंकि उसके जो है वो बाद में पता चले। लेकिन कुछ ऐसी होती है जो हमेशा से, मैं नाबालिग के साथ में कर लो, वो हमेशा से ही क्या थी, खत्म। चलिए निष्कर्ष, भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम व्यक्ति वही है जो स्वस्थ हो, वयस्क हो, कानून द्वारा योग्य न हो। स्वचित क्या होता है, का अर्थ है कि व्यक्ति संविदा कॉन्ट्रैक्ट करते समय अपने कार्य और प्रकृति का परिणाम समझ सके। और नाबालिग माइनर और अस्वस्थ चित्त अनसाउंड माइंड व्यक्ति संविदा कॉन्ट्रैक्ट कभी कर ही नहीं सकते, और करते भी हैं तो वो क्या होगी, शून्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैसी लग रही है आपको दोस्तों हमारी स्टडी? अच्छी लग रही है तो शेयर कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा। और जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं दोस्तों
कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो भाई मैं कैसे करूँगा? आईना भी तो आप दिखा सकते हो ना, तो बता दिया करो। अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो बता दो कि सर ये कमियां है, और अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो वो बता दीजिए। आ गया क्वेश्चन नंबर 7, संविदा से अजनबी व्यक्ति संविदा के लिए वाद नहीं ला सकता, मतलब कि स्ट्रेंजर टू कॉन्टेक्ट कैन नॉट सू। क्या है मतलब इसका? भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार केवल वही व्यक्ति संविदा पर वाद ला सकता है जो संविदा का पक्षकार व्यक्ति हो। मान लीजिए ए और बी दो हैं, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो अब एक तीसरा है, इस बी का दोस्त सी। किसी कारण से पागल हो गया या कुछ भी कैसी भी कंडीशन से मर गया, जिंदा है, इसने संविदा जो है खत्म कर दिया, फिर एक ने इससे बेईमानी कर ली, तो सी जो है ये यहां पर कोर्ट में नहीं जा सकता। देखो जी, ए ने तो बी से बेईमानी कर ली सर, ठीक है, या फिर बी मर गया तो सर उसकी जो है तरफ से जो है मैं करूंगा संविदा को पूरा, या फिर मैं उस संविदा के खिलाफ जाऊंगा। नहीं, स्ट्रेंजर भाई जो संविदा में शामिल है, एक हो, दो हो, चार हो, 10 हो, 20 हो, वही उसके खिलाफ वाद लेकर आ सकते हैं, बाकी और कोई नहीं। किसी संविदा से अजनबी स्ट्रेंजर व्यक्ति उस संविदा पर मुकदमा शुरू कर ही नहीं सकता। इसे संविदा की गोपनीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेसी ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है। अपवाद, नियम के अपवाद, एक्सेप्शन टू द रूल। हालांकि सामान्य नियम यह है कि संविदा से अजनबी व्यक्ति स्ट्रेंजर टू कॉन्टैक्ट वाद नहीं ला सकता, लेकिन कुछ अपवाद। देखिए, नहीं ला सकता ये तो हमें भी पता है, जो सीधा सीधा मतलब है, कोई तुम कहो अरे यार तूने उसके साथ बेईमानी कर ली, तो तुम कहोगे तू था वहां पर, तुझे पता है हमारी किस बात पर लेन देन हुआ था, किस बात पर वो हुआ था, कुछ भी, तू कहां से आ गया भाई, चल निकल, ऐसा होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कि क्या है एक्सेप्शंस? सबसे पहला है न्यास। तो ध्यान रखना भाई, ये न्यास क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या है न्यास? न्यास बोलते हैं ट्रस्ट। यदि संविदा कॉन्ट्रैक्ट न्यास ट्रस्ट के लिए किया गया है तो लाभार्थी बेनिफिशियरी वाद सुला सकता है। मतलब कि लाभार्थी, जैसे कि मेरे पिताजी ने किसी से जो है वो संविदा की थी, ठीक है, और मेरे पिताजी अब नहीं रहे, तो उनका जो लाभार्थी तो मैं ही हूं, तो मैं सूल लेकर आ सकता हूँ। पारिवारिक समझौता, यदि पारिवारिक समझौते में किसी सदस्य को लाभ दिया गया है तो वह भी लागू कर सकता है। संविदा का हस्तांतरण, यदि संविदा हस्तांतरित असाइन किया गया है तो हस्तांतरित वाद कर सकता है। मतलब कि संविदा पहले मेरे नाम थी, मैंने अपने बच्चों के नाम पर कर दी, तो ऐसे। अब स्वीकृति का प्रतिषेध, यदि कोई पक्षकार अजनबी को अधिकार स्वीकृति ले तो अजनबी वाद ला सकता है। मतलब कि अगर दूसरा व्यक्ति कहे हाँ ठीक है, वो तो है ही बेईमान, तू उसके साथ में आ रहा, तू बेईमान, या तू भी लिया, तू भी कर दे मेरे ऊपर केस, मान लिया मैंने, तू भी, तो इस तरह से। आगे है प्रतिनिधित्व, एजेंसी। प्रधान और अभिकर्ता एजेंट के बीच संविदा लागू करने योग्य होता है, तो भले ही अभिकर्ता ने संविदा किया हो तो भी वो मान्य होगा। निष्कर्ष, सामान्य नियम है कि संविदा से अजनबी व्यक्ति वाद नहीं ला सकता, लेकिन न्यास, ट्रस्ट, पारिवारिक समझौता, मतलब फैमिली सेटलमेंट, हस्तांतरण, असाइनमेंट, स्वीकृति, एक्नॉलेजमेंट और प्रतिनिधित्व एजेंसी जैसे अपवादों में अजनबी स्ट्रेंजर को भी अधिकार मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। नवीनीकरण, रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो आपने बहुत देखा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, समझ जाएगा। आप सभी के पास में घर, गाड़ी, बंगला, ठीक है, वो होंगे। मान लीजिए आपके पास में बाइक, स्कूटी, वो सभी होंगे। तो आप क्या करते हैं, आप उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस वाले क्या कहते हैं, ठीक है भाई, इंश्योरेंस 1 साल का, उसके बाद में आपको इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, मतलब कि नवीनीकरण करवाना होगा। वो भी छोड़ो, अब सभी के सभी फोन चला रहे हैं, ठीक है, फोन चला रहे हैं, अब फोन में आपके एक सिम डला हुआ है, ठीक है, उन्होंने आपको सिम दे दिया। अब के समय में क्या है, पहले तो होता था, अब के समय में क्या है, सिम आपने ले लिया तो लेकर के वो 1 ही महीने तक चलेगा। मतलब कि सिम वालों की, मान लीजिए जियो है, आइडिया, कोई भी है, और उनकी और तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो 1 ही महीने का हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट कितने भाई, वो तुम्हें लाभ देंगे, तुम उन्हें पैसे दोगे, तो 1 ही महीने तक है। 1 महीने के बाद में फिर से वो तुम्हें रिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप की समझ गए होंगे। अब पढ़ लेते हैं परिभाषा, डेफिनेशन। नवीनीकरण, रिन्यूअल का अर्थ है किसी संविदा कॉन्ट्रैक्ट की अवधि समाप्त होने के बाद उसे नए नियम और शर्तों, टर्म एंड कंडीशन के साथ पुनः लागू करना। नवीनीकरण, रिन्यूअल एक नया संविदा कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन यह पुराने संविदा कॉन्ट्रैक्ट को निरंतर कंटिन्यूटी बना करके रखता है। उदाहरण,
ए बी के साथ 5 वर्षों से पट्टा संविदा लीज कॉन्ट्रैक्ट करता है और अवधि समाप्त होने पर पक्षकार पार्टी उसी पट्टे को आगे बढ़ाने के लिए नया करार एग्रीमेंट करते हैं तो यह नवीनीकरण ही होगा। रोजगार संविदा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को हर वर्ष नया करके बढ़ाना भी नवीनीकरण का रिन्यूअल होता है। मान लीजिए अभी हम किसी कंपनी में किसी उसमें कहीं भी जॉब कर रहे हैं, वो हमें 1 साल का पैकेज देते हैं 1 लाख रुपए, अगले साल से 10% बढ़ जाएगा तो 1,10,000 होगा, तो नया संविदा हो गई वो, लेकिन हमारी जो पिछली संविदा उसी का तो बेस बना करके चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला पॉइंट है पूर्वकालिक उल्लंघन, एंटीसिपेटरी ब्रीच और नवीनीकरण क्या होते हैं दोनों। एंटीसिपेटरी ब्रीच और नवीनीकरण क्या होते हैं ये पूछा है। तो सबसे पहले देखें पूर्वकालिक उल्लंघन, जब कोई पक्षकार पार्टी संविदा कॉन्ट्रैक्ट की अवधि पूरी होने से पहले ही यह घोषित कर दे कि वह संविदा पूरी नहीं होगी, जो तुझसे होता है कर ले, तो ये क्या होगा, पूर्वकालिक उल्लंघन होगा, एंटीसिपेटरी ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन या तोड़ देना। भारतीय संविधान नियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 39 के अनुसार यह उल्लंघन ब्रीच माना जाता है। पूर्वकालिक उल्लंघन के बाद नवीनीकरण, रिन्यूअल आफ्टर एंटीसिपेटरी ब्रीच। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कोई भी संविदा है वो टूट गई लेकिन वो फिर भी बन सकती है, तो यही है पूर्वकालिक उल्लंघन के बाद नवीनीकरण। यह संविदा कॉन्ट्रैक्ट पूर्वकालिक उल्लंघन एंटीसिपेटरी ब्रीच के कारण समाप्त हो गया हो तो पक्षकार पार्टी नया संविदा कॉन्ट्रैक्ट नवीनीकरण रिन्यूअल कर सकती है, लेकिन यह नवीनीकरण रिन्यूअल वास्तव में नई संविदा न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा, पुराने संविदा कॉन्ट्रैक्ट की निरंतर कंटिन्यूटी में नहीं माना जाएगा। मान लीजिए आपने 1 साल के लिए जो है अपनी बाइक का जो इंश्योरेंस करवाया है और टाइम आ गया, और टाइम आने के बाद कंपनी वाले खुद ही कहते हैं सर आपकी बाइक का इंश्योरेंस समाप्त होने वाले, इंश्योरेंस करवा लीजिए। ठीक है, अच्छी अच्छी मतलब कि सुंदर सुंदर सी आवाज में मैडम बोलती है, ओह हम कहता है ठीक है मैडम करवा लेंगे, तो क्या है आप फिर भी नहीं करवाते हैं, तो टाइम जो है उनके 1 साल पूरी होती है, तो तुम्हारी जो पहली अवधि है वो खत्म हो गई, अब रिन्यू नहीं होगी, अब वो दोबारा से तुम्हें दूसरी पॉलिसी लेनी होगी, नई पॉलिसी लेनी होगी। ठीक है, लेकिन अगर समय रहते हुए 1 साल के अंदर अंदर आप उसी को आगे बढ़वा लेते तो वो रिन्यू होता। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, यदि ए बी से कहता है कि माल की आपूर्ति नहीं करेगा, पूर्वकालिक उल्लंघन एंटीसिपेटरी ब्रीच, तो संविदा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। बाद में यदि ए बी का नया करार एग्रीमेंट करते हो तो नवीनीकरण रिन्यूअल नहीं बल्कि नया संविदा न्यू कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। चलिए निष्कर्ष, नवीनीकरण रिन्यूअल का अर्थ है संविदा कॉन्ट्रैक्ट को नए टर्म्स के साथ में आगे बढ़ाना। पूर्वकालिक उल्लंघन एंटीसिपेटरी ब्रीच, मतलब कि ब्रीच के बाद नवीनीकरण रिन्यूअल संभव है, लेकिन यह वास्तव में नया संविदा न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये इसको रिन्यूअल नहीं बोला जाएगा। नवीनीकरण रिन्यूअल निरंतरता कंटिन्यूटी देता है, जबकि उल्लंघन ब्रीच के बाद नया संविदा कॉन्ट्रैक्ट ताजा करार फ्रेश एग्रीमेंट ही होता है। मतलब कि वो वाली कहावत है ना, वो कहते हैं कि भाई रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, एक बार जो चटक गया तो फिर जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो भाई अगर एक बार गांठ पड़ गई तो फिर वो तुम्हारा दूसरा ही होगा, पहला नहीं होगा। चलिए 9वां प्रश्न है दोस्तों, बड़ा सुंदर प्रश्न है, प्रस्तावना, जिसको हम बोलते हैं प्रपोजल। प्रपोजल की बात तो वैसे भी आज बहुत हो गई, तो यह है प्रपोजल, उसके तत्व और वैधानिक नियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल, सेक्शन 2A, ध्यान रखना 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य को अपनी इच्छा व्यक्त करता है तो इस कार्य को करने या न करने के लिए तैयार है, और यदि दूसरा व्यक्ति उसकी सहमति दे देता है तो यह प्रस्ताव ऑफर प्रपोजल कहलाता है। यार इसको वैसे एग्जांपल देने की आवश्यकता नहीं है, सबके माइंड में आ गया है, मुझे पता चल गया है। चलिए मतलब कि प्रपोजल कहते हैं प्रपोज करना, लड़की कोई प्रपोज करे, लड़का किसी लड़की को प्रपोज करे, तो वो हो गया प्रपोजल, ऑफर। और सरल शब्दों में प्रस्ताव, प्रपोजल वह व्यक्ति है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे को संविदा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, चलिए ये तो समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव के तत्व, प्रस्ताव के आवश्यक तत्व क्या है। इच्छा के व्यक्ति, प्रस्तावकर्ता को अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त करनी चाहिए। दूसरे व्यक्ति को संप्रेषण, प्रस्ताव मतलब प्रपोज दूसरे व्यक्ति तक पहुंच भी जाना चाहिए। कानूनी संबंध बनाने का उद्देश्य, संबंध केवल सामाजिक घरेलू व्यवस्था न होकर के कानूनी रूप से लागू करने योग्य भी होना चाहिए। निश्चितता, प्रस्ताव स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। शर्तें, प्रस्ताव में नियम और शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें तो भाई होनी ही चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। वैधानिक नियम, प्रस्ताव के वैधानिक नियम क्या क्या है। नंबर 1, प्रस्ताव प्रपोजल का संप्रेषण कम्युनिकेशन आवश्यक है। मतलब कि सामने वाले को, जैसे आप मान लीजिए एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा है, हेलो मैम, जो भी आपका नाम है, ठीक है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे प्यार करोगी, या फिर तुम भी मुझे प्यार करते हो, तुम भी मुझे लाइक करती हो। तो ये हो गया तुम्हारा, उसने सुन लिया और वो देख रही है, अच्छे से पता चल गया, तो उसने कह दिया हाँ या नहीं, तो ये हो गया पूरा कम्युनिकेशन। तो तब हुआ तुम्हारा प्रपोजल। और कोई लड़की जा रही है रास्ते में, मैडम हेलो, आई लव यू, उसने तुम्हें देखा ही नहीं, तुम चले गए, ये प्रपोजल नहीं होगा भाई, ठीक है, वो ये प्रपोजल नहीं होगा। चलिए, दूसरा है प्रस्ताव प्रपोजल विशिष्ट, स्पेसिफिक या सामान्य जनरल हो सकता है। प्रस्ताव स्वीकृति से पहले रद्द रिवोक किया जा सकता है। मतलब कि आपने एक दिन जाके कहा मैडम, इसमें तो यही होता है, यार भाई तुम मुझे जवाब तो दे दो, मैंने तुमसे आई लव यू कहा, इसका जवाब तो दे दो। वो कहेगी कल बताऊंगी। फिर कल जब मैं, अब तो बता दो, कल बताऊंगी, अरे अब तो बता दो, कल बताऊंगी। तो वो कहेगा अरे ठीक है, अब तू बता भी मत ना बहन, चलो टाटा बाय बाय। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्रस्ताव आपका रिवॉक हो गया। प्रस्ताव प्रपोजल लागू करने योग्य तभी होगा जब प्रतिफल और वैध उद्देश्य, ठीक है, बिना प्रतिफल और वैध उद्देश्य के कोई भी कुछ ऐसा नहीं होगा। चलिए, निर्णयवाद केस लॉ, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बेल कंपनी। भाई साहब ये लैंडमार्क जजमेंट है इसका। एक बार ना ये एक तो मोहरी बीबी वाला था, धर्मदास मोहरी बीबी, और ये कैलिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बेल बॉल कंपनी, इन दोनों का आप गूगल से थोड़ा सा और पढ़ लेना। 1893 सामान्य प्रस्ताव जनरल ऑफर वैध वैलिड माना गया क्योंकि विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट में स्पष्ट शर्तें थी। चलिए नेक्स्ट 10वां प्रश्न और इस सेक्शन का लास्ट, कल्प संविदा। एक कल्प संविदा वास्तव में संविदा नहीं है, यह एक दायित्व है जिसे कानून निर्मित करता है। क्या है कल्प संविदा की हम बात कर रहे हैं। कल्प संविदा, एक कल्प संविदा वास्तव में संविदा नहीं है, यह एक दायित्व है, केवल एक दायित्व, ठीक है, कर्तव्य कह लो, दायित्व कह लो, जिम्मेदारी स्पेशली। परिभाषा, कल्प संविदा को बोला जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आएगा ही आएगा, जरूरी नहीं है कल्प संविदा ही लिख करके आए, एक कल्प संविदा की जगह कुछ और भी लिख करके आ सकता है। क्या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वह संविदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो पक्षकारों पार्टीज की आपसी सहमति म्यूचुअल एग्रीमेंट से बना हो, बल्कि यह कानून द्वारा निर्मित दायित्व ऑब्लिगेशन है, ठीक है। मतलब कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब कि जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ये मान लीजिए आधा कॉन्ट्रैक्ट है, आधी संविदा है, क्वासी का मतलब आधा, आधी संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो पक्षकार पार्टी आपसी सहमति से म्यूचुअल एग्रीमेंट्स तो बना लेते हैं, बल्कि कानून द्वारा निर्मित दायित्व हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया, तो लड़की ने क्या कहा, ठीक है मैं तुम्हारे जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन 1 साल तक लगातार तुम्हें इसी तरह से जो है क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रपोज करना पड़ेगा। ये क्या हुआ, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया। अब लड़की की इसमें जिम्मेदारी बन गई भाई कि लड़के को डेली के डेली उसको प्रपोज करना ही पड़ेगा 1 साल तक, तब वो उसको एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। चलिए, यह साम्मा के सिद्धांत इक्विटेबल प्रिंसिपल पर आधारित है कि कोई व्यक्ति अनुचित लाभ, अनजस्ट एनरिचमेंट न पाए। भारतीय संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 68 से 72 कल्प संविदा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स को विनियमित रेगुलेट करती है, बताती है। चलिए, इसके मुख्य प्रकार क्या है। कल्प संविदा के मुख्य प्रकार है टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1, संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति की आपूर्ति की गई आवश्यक वस्तुएं, धारा 68 से धारा मतलब कि धारा 68 और सेक्शन भी 68 ही है ये तो उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। दूसरा है, यदि किसी नाबालिग माइनर या अस्वस्थ अनसाउंड व्यक्ति को आवश्यक वस्तु दी जाती है तो उसकी संपत्ति से भुगतान किया जाएगा। अब देखिए इसमें ये मान लीजिए कैसा कि मान लो कि मैं पेपर देने के, जैसे आप पेपर देने के लिए जाओगे, ठीक है, तो कल पेपर देने के लिए जाओ, आज पेपर देने के लिए, जो भी है, जब भी पेपर देने के लिए जाओगे तो आपने बैग अपने हाथ में ले रखा है, ठीक है, और बैग कॉलेज वालों ने मना कर दिया, कॉलेज वालों ने कह दिया भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो तुमने क्या कहा, ठीक है भाई, अब कोई और है वहां पर, ठीक है, तो तुमने वहां पर बैग रख दिया, भाई साहब जरा बैग का ध्यान रखना, जरा बैग का ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, तुम
आपने कहा कि इस बैग का ध्यान रखना, कह करके तुम पेपर देने जल्दी में चले गए, तो यहाँ पर क्वासी जो कॉन्टेक्ट है ना वो तुम्हारा हो गया। अब उनकी जिम्मेदारी इतनी बन गई कि चलो भी उसको देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे है इच्छुक व्यक्ति द्वारा भुगतान, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, धारा 69 सेक्शन 90 69। देखिए इन धारा भी है इसमें, तो उसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आपने बैग को उसको रख करके चले गए, अब आकर के आपने देखा तो वहां पर बैग ही नहीं है, तो भाई जिसको रख करके गए थे और जो वहां पर जिम्मेदार व्यक्ति था उसकी जिम्मेदारी थी उसको बैग को रखने की, तो उसने नहीं रखी, उसने कह दिया था चलो ठीक है मैं देख लूंगा, लेकिन वो बैग चुर गया, तो अब भाई वो खुद से पेमेंट करेगा, तुम्हारे उसकी नुकसान है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे के लिए भुगतान करता है तो वह प्रतिपूर्ति का हकदार भी हो जाएगा। आगे है 3, निशुल्क न किए गए कार्य के लिए भुगतान करने का दायित्व, ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेट्युटी एक्ट, धारा 70 में आता है। मतलब कि कोई भी अगर मान लीजिए कि बैग तुम ऐसे ही रख करके चले गए, लेकिन अगर तुम बैग रख के जाते हो 10 रुपए की पर्ची कटवा के जाते तो उसका पूर्ण दायित्व बनता था पेमेंट करने का। अब वो करे या ना करे उसमें उसकी वो है, वो नहीं भी करेगा तो कानूनन तुम कुछ नहीं कर सकते। चलिए नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट्स, यदि कोई व्यक्ति बिना निशुल्क इरादे, ठीक है, ग्रेट्यूएशन इंटेंशन की सेवा करता है और दूसरा व्यक्ति उसका लाभ उठाता है तो उसे भुगतान करना भी होगा। वस्तुएं पाने की जिम्मेदारी, वस्तुएं पाने वाले की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंडर ऑफ गुड्स, धारा 71। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य वस्तु को पाता है तो वह मालिक ओनर की तरह जिम्मेदार होगा। मान लीजिए मेरे यहाँ से कोई वस्तु जेब में जाते हुए मेरी जेब से कोई पेन गिर गया, तो जिसने वो पेन उठाया है भाई उसकी जिम्मेदारी होगी। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी जिम्मेदारी होगी। आगे 5, गलती या उत्पीड़न द्वारा भुगतान, पे फॉर मिस्टेक और पर्सन, धारा 72। यदि कोई व्यक्ति गलती या दबाव से भुगतान करता है तो वह वापस पाने का भी हकदार हो जाएगा। मान लीजिए मैं तुम पे दबाव डाल कर बातें हुई थी ना उस दिन, मैंने कहा था ना मुझे हफ्ता चाहिए, देख तुमने दे दिया, तो यहाँ पर क्या है, यह क्वासी अर्ध कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि भाई वो हर महीने आएगा तुमसे हफ्ता लेकर के जाएगा, लेकिन उसने जबरदस्ती तुमसे लिया, लेकिन संविदा तो बन गई, उसने ले लिया, जिम्मेदारी दोनों पे हो गई, तुम्हारे घाटे में हो गए वो, तो अब कभी भी होगा तो जो लिया है ना जिसने वो तुम्हें देने का भी हकदार होगा और तुम्हें पाने के हकदार होगा। उदाहरण, यदि ए बी के घर में गलती से सामान पहुंचा देता है और बी उसका उपयोग करता है तो बी को उसका भुगतान करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति गलती से किसी को 1000 दे देता है तो प्राप्तकर्ता रेसिपिएंट को उसे वापस करना होगा। निर्णीतवाद, मोसेस वर्सेस मैक फेरल फर्लन 1760, न्यायालय कोर्ट ने कहा कि कल्प संविदा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट साम्य के सिद्धांत इक्विटेबल प्रिंसिपल पर आधारित है ताकि अनुचित लाभ अनजस्ट एनरिचमेंट को रोका जा सके। ठीक है, चलिए ये दोनों और हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं आज चलता हूँ आगे निष्कर्ष पर। निष्कर्ष, कल्प संविदा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वास्तव में संविदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि उसमें आपसी सहमति म्यूचुअल एग्रीमेंट्स कभी भी होती नहीं। यह केवल कानून द्वारा निर्मित दायित्व ऑब्लिगेशन है ताकि कोई उचित लाभ अनुचित लाभ एनरिच ना पाए। भारतीय संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 68 से 72 कल्प संविदा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को विनियमित रेगुलेट करती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। ओहो, अब आ गए हैं दोस्तों हम सेक्शन सी पर, और सेक्शन सी थोड़ा सा मतलब कि जितना है उतना हो गया, अब होगा तो बस मैं यहाँ पर लूंगा आपसे 1 मिनट का ब्रेक, उसके बाद में मैं जुड़ता हूँ आपसे। कहीं नहीं जा रहा है, बस पानी पीना है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि कंटिन्यू बोलते बोलते ना थोड़ी सी अभी सर्दी गर्मी चल रही है दोस्तों, तो उससे थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है, तो इस वजह से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए मुझे 30 सेकंड का, तब तक आप भी देख लीजिए।
तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी को। देखा ना, अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया और आवाज में एकदम पावर आ गई। सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर्स टाइप्स क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है संविदा की परिभाषा एवं इसका महत्व बताओ और एक वैध संविदा के आवश्यक तत्वों को लिखिए। एक करार कब संविदा बन जाता है और संविदा अनुबंध करार ठहराव होते हैं किंतु सभी ठहराव संविदा अनुबंध नहीं होते, व्याख्या कीजिए। बला 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 बहुत तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आपको ध्यान रखना है कॉन्ट्रैक्ट को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, उसके इंपोर्टेंट एसेंशियल्स, एग्रीमेंट्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स अरेंजमेंट्स, ये सारी पॉइंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले संविदा की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2H में आती है, ध्यान रखना। अगर संविदा की परिभाषा लिख रहे हो यहाँ पर सेक्शन तुमने ये डाल दिया ना, 2 नंबर तो मिल गए आपको पक्का। चलिए संविदा वह करार है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है, अर्थात जब कोई करार एग्रीमेंट कानून द्वारा मान्य और लागू करने योग्य एनफोर्सेबल होता है तभी वह संविदा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। मतलब कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, देखिए एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट एक व्यक्ति, मतलब कि तुम्हारी बात हुई, तुमने कहा ठीक है भाई एग्रीमेंट लिया, जब एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं तो वो संविदा बन जाती है। साइन होने से पहले वो क्या होता है, करार। करार जैसे ही साइन हो जाता है तो उसको बोला जाता है संविदा। ठीक है, चलिए ये पता चल गया आपको। आगे संविदा का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अगर इसकी आपको डिटेल वीडियो चाहिए ना, बहुत अच्छी सुंदर, मैंने उसमें जो टॉट की ये जो परिभाषा है कॉन्ट्रैक्ट की, सॉरी ये परिभाषा भी 5-6 अलग अलग जो विधिवेता है उनके अकॉर्डिंग दी गई है हमारे नीचे चैनल डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर जो है वो लिंक आएगा उसका, तो वहां से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, चलिए तो डिटेल में, मतलब कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर शॉर्ट में अभी ब्रीफ में करवा रहा हूँ उनके डिटेल में भी आंसर्स अवेलेबल है प्ले लिस्ट में। तो संविदा का महत्व, व्यापार और वाणिज्य में आधार होता है, मतलब कोई भी बिजनेस हो तो उसमें भाई संविदा जो है कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी होता है। संविदा व्यापारिक लेन देन का कानूनी अधिकार है। आगे न्यायिक सुरक्षा, संविदा कॉन्ट्रैक्ट पक्षकारों पार्टी को सुरक्षा प्रदान करता है। विश्वास और स्थिरता, संविदा से पक्षकार पार्टी के बीच विश्वास और स्थिरता बनी रहती है। कानूनी दायित्व, संविदा पक्षकारों को उनके अधिकार और दायित्व भी स्पष्ट करता है। अब आपको क्वेश्चन बनाना है ना, तो इनको और एग्जांपल दे देकर के उदाहरण के साथ में ए ने बी के जैसे कि है, ए ने बी के साथ में व्यापार करने की सोची तो उसने एक करार बनाया, फिर दोनों ने उस करार को साइन किया और वो क्या बन गया, संविदा बन गई और वो अच्छे से पालन कर रहे हैं। इसी चीज को कहते हैं कि जो कमाई अब उनकी पालन कर रहे हैं और अच्छे से कमा रहे हैं, मतलब वो किसके कारण से हुआ, उस संविदा के कारण से हुआ। ये एक्सप्लेनेशन इस तरह से आप लिख सकते हो। अब है वैध संविदा के आवश्यक तत्व, ये तो आपने ऊपर भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसको पढ़े या रहने दें, चलिए पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले वैध संविदा जो होती है, लीगल संविदा का आवश्यकता, सबसे पहला है कि प्रस्ताव और स्वीकृति, ऑफर एंड एक्सेप्ट, धारा 2A और 2B। संविदा कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैध प्रस्ताव और उसकी वैध स्वीकृति भी आवश्यक है। वैध प्रस्ताव, ठीक है, जो प्रपोजल है ना वो वैध होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी लड़की से कह रहे हैं, हेलो मैम तुम मुझसे शादी कर लो, पता चला लड़की ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है, तो ये तुम्हारा लीगल प्रपोजल नहीं हुआ, तो ये प्रस्ताव ही गलत है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा भाई। ठीक है, चलिए दूसरा है प्रतिफल, धारा 2D, संविदा कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रतिफल कंसिडरेशन होना जरूरी है, प्रतिफल नहीं है तो संविदा भी नहीं है। तीसरा संविदा करने में सक्षमता, पक्षकार वयस्क, स्वायत्त और कानून द्वारा अयोग्य बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ये धारा 11 में है। आगे स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट, धारा 14, सहमति कंसेंट से उत्पीड़न, कोरिशन, अत्यधिक प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कपट और भ्रामक प्रस्तुति से मुक्त होना चाहिए, अपने मर्जी से उसने उसको स्वीकार करना चाहिए। पांचवा वैध उद्देश्य, धारा 23, संविदा का उद्देश्य लीगल होना चाहिए। ये नहीं है कि तुम किसी को प्रपोज कर रहे हो, हाँ तो हो जा मेरी और पर तीसरे को हम लूटेंगे, या फिर अरे दोस्त दोस्त, हम दोस्त दोस्त हैं लेकिन हम दोस्त दोनों जो है वो उसके दुश्मन है, तो हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं
और फिर उससे बदला लेंगे, तो ये क्या हो, ये अवैध तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हुआ। निश्चितता, संविदा की शर्तें, ये धारा 29, संविदा की शर्तें स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। कानून द्वारा प्रवर्तनीय, संविदा तभी वैध है जब वह कानून द्वारा लागू करने योग्य होगी। अब है आगे का पॉइंट है, करार कब संविदा बन जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। करार कब संविदा बन जाता है, व्हेन डज एग्रीमेंट बिकम कॉन्ट्रैक्ट। तो करार को बोलते हैं एग्रीमेंट, जब दो या दो से अधिक पक्षकार पार्टीज किसी कार्य को करने या ना करने पर सहमत होते हैं। संविदा कॉन्ट्रैक्ट जब वही करार एग्रीमेंट कानून द्वारा लागू करने योग्य एनफोर्सेबल हो जाता है। सीधा सीधा मतलब है कि दो लोग मिलकर के एग्रीमेंट बनाते हैं और फिर को दोनों उसको मान लेते हैं, हाँ भी हम इसको पूरा करेंगे, साइन हो गया, तो तभी वो बन गया संविदा। सूत्र क्या है, सूत्र किसका, भाई करार कब संविदा बन जाती है उसका ये रूल है, क्या, करार और कानून द्वारा प्रवर्तनीय, मतलब करार तो तुमने कर लिया, कानून भी उसको लीगल मानता है, तब वो बन जाएगी संविदा। सिद्धांत, सभी संविदा करार होते हैं, ध्यान रखना, जितने भी संविदा हैं वो पहले करार ही थे और करार ही होते हैं, किंतु सभी करार एग्रीमेंट संविदा नहीं होते। अब ध्यान रखना, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, यही इतना ही डाल करके दे देंगे, और मुझे लग रहा है कि इस बार यही आएगा कि सभी संविदा करार होते हैं किंतु सभी करार संविदा नहीं होते, समझाओ, तो इसका मतलब यही है क्वेश्चन, समझ जाना। स्पष्टीकरण, हर संविदा कॉन्ट्रैक्ट से पहले एग्रीमेंट होती है, क्योंकि संविदा कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए प्रस्ताव, ऑफर और स्वीकृति एक्सेप्टेंस आवश्यक होती है, लेकिन हर करार एग्रीमेंट संविदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि सभी करार एग्रीमेंट्स जो है, जो सभी करार लागू करने योग्य नहीं होते। मतलब कि कोई जो करार तुमने कर लिए, मान लिया एग्रीमेंट तुमने बना लिया, तुमने शर्तें लिख ली, उनमें कुछ शर्तें जो है वो लीगल नहीं है, तो उसको कैसे होगी, उसको मना कर देंगे, भैया नहीं होगी। उदाहरण, करार एग्रीमेंट है लेकिन संविदा नहीं, कैसे, यदि दो मित्र साथ में घूमने का करार करते हैं तो ये सामाजिक करार है, लागू करने योग्य नहीं है। ठीक है यार, इसमें क्या ही वो करना। आगे है करार प्रवर्तनीय, संविदा, यदि ए बी को 10,000 में सामान बेचकर करार करता है और बी सहमत है तो यह लागू करने योग्य है और संविदा ये बन जाती है। निर्णीतवाद, इसको छोड़ते हैं, चलो बेलफेयर वर्सेस बेलफोर 1919, पति और पत्नी के बीच घरेलू करार डोमेस्टिक एग्रीमेंट लागू करने योग्य एनफोर्सेबल नहीं माना गया। यह दिखाता है कि सभी करार एग्रीमेंट संविदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। मान लीजिए पति और पत्नी के बीच में करार हो, पत्नी परेशान है, पति दोनों परेशान, वो कह रहे अरे सुन ले मेरे भगवान, सुन ले, क्या सुन लूं, एक टाइम रोटी तुम बनाओगे, एक टाइम रोटी मैं बनाऊंगा, ठीक है, चलो ठीक है, एक दिन कपड़े तुम धुलोगे, एक दिन कपड़े मैं धुलूंगा, इस तरह से उन्होंने पूरे करार बना लिए, संविदा बना ली। अब भाई कोर्ट ने, अरे यार कानून ने देखा क्या है ये घरेलू कर, ये क्या है करार है, चलो ये लीगल नहीं होंगे, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब मैंने बता रहा था जो लैंडमार्क जजमेंट वाला है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903, नाबालिग माइनर का करार एग्रीमेंट शून्य वॉइड है, यह दर्शाता है कि क्षमता कॉम्पिटेंसी आवश्यक है। निष्कर्ष, संविदा वह करार है जो कानून द्वारा लागू करने योग्य है, ध्यान रखना, वही संविदा है जो कानून द्वारा मान्य है, नहीं तो नहीं है। वैध संविदा के लिए प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, क्षमता, स्वतंत्र सहमति और वैध उद्देश्य सभी होने चाहिए। जब इन सबकी पूर्ति होगी तभी वो लीगल बनेगी। हर संविदा करार होता है लेकिन हर करार संविदा नहीं होती। सामाजिक करार, अनैतिक करार और अवैध करार संविधान नहीं बनते। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कपट, फ्रॉड, सेक्शन 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैं फिर से आपको बता दूं, कपट यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अगर ये आप उसमें जाओगे ना बीएनएस में, तो छल कपट ये जो है ये अलग है, ठीक है। चलिए परिभाषा, डेफिनेशन टू फ्रॉड, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 17 के अनुसार कपट का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर गलत प्रस्तुति करना, गलत प्रस्तुति मतलब प्रस्ताव, ठीक है, प्रपोजल, गलत प्रपोजल, तथ्य छिपाना, झूठा वादा करना, किसी अन्य को धोखा देने के उद्देश्य से कार्य करना, ये क्या होता है, ये कपट होता है। कपट के आवश्यक तत्व, जानबूझकर गलत तथ्य प्रस्तुत करना, महत्वपूर्ण तथ्य छिपाना,
झूठा वादा करना, किसी अन्य को धोखा देने का उद्देश्य होना, दूसरे पक्ष को कांटेक्ट करने के लिए प्रेरित करना। मान लीजिए कि ए और बी, ए और बी छोड़ो, मैं और आप, ठीक है, और मुझे किसी ने कहा है भाई हाईवे पर ना मेरी जमीन है, ठीक है, और वो जमीन ना लफड़े वाली है, मतलब कि वो जमीन है वो है तो 10 लाख की, लेकिन अभी अगर तू किसी को बोलता है कि वो इतनी अच्छी है तो 50 लाख की बिक जाएगी, और भाई मैं 20 लाख तुझे दे दूंगा, 30 लाख मैं दे दूंगा, तो मैं तुमसे कहूंगा अरे भाई देखो यार इतनी बेहतरीन जमीन है वहां पर, और उसको ले लो भाई, वहां पर हाईवे पे जमीन है, आप कोई भी काम कर लो, और वहां पर तो एक होटल ही खोल दो, रेस्टोरेंट सा बना दो, बहुत इनकम होगी, और खोलते ही भाई वो एक 50 लाख का जमीन है वो हो जाएगी 5 करोड़ की, ले लो। और तुम क्या होगा, अरे यार सही कह रहे हो भाई, ये तो बिल्कुल सही है, आपने वो ले लिया, बाद में पता चले तो लफड़े की जमीन है, इस पे तो कब्जा है, सरकारी कब्जा है, या फिर कुछ भी, इस पे तो लोन है 5 लाख का, कुछ ऐसे बाद में पता चलता है, तो क्या है, कपट है। संविदा पर कपट का प्रभाव। कपट, कपट से प्राप्त संविदा वो सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं होती है। कपट से किया गया संविदा शून्यकरण होता है। पीड़ित पक्ष संविदा को रद्द कर सकता है और उसे लागू कर सकता है। कपट से संविदा करने वाले पक्ष क्षतिपूर्ति का दायित्व भी आ जाता है। निर्णितवाद, डेरी वर्सेस पीक 1989, न्यायालय ने कोर्ट ने कहा कि कपट तब होता है जब मिथ्या प्रस्तुति जानबूझकर लापरवाही से की जाए। सिद्धांत, मैक्सिम, केवल मौन कपट के समतुल्य नहीं होता। मेयर सिंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, सामान्यतः केवल चुप रहना कपट नहीं माना जाता। कपट तभी होगा जब चुप रहने का उद्देश्य दूसरे को धोखा देना हो। यदि संविदा कॉन्टेक्ट में प्रकट करने पर कर्तव्य है, जैसे बीमा संविदा, तो चुप रहना कपट माना जाएगा। मान लीजिए कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने बीमा ले रखा है, और उनसे जाकर मेरा बीमा ले रखा है, ठीक है, और सॉरी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बीमे का जो है मेरा बीमा है कि भाई मैं अगर कुछ हो जाता है तो तुम मुझे क्या करोगे, वो करोगे, तो मैं कह रहा हूँ मैंने उनसे कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या करोगे, उन्होंने कहा 50,000 रुपए देंगे, ठीक है, मैंने कि मेरी टांग टूट जाती है तो तुम मेरा इलाज भी करवाओगे, तो तुमने चुप रहे, कुछ नहीं बोला, फिर मैं क्वेश्चन पे आगे चला गया, तो अब यहाँ पर जो है वो कपट उसने जानबूझकर की है, ठीक है, तो इस तरह के मामले में। निर्णितवाद, कीट्स वर्सेस कॉडगॉन, कैडोगन 1851, न्यायालय कोर्ट ने कहा केवल चुप रहना कपट फ्रॉड नहीं है जब तक कि प्रकट करने की कर्तव्य ड्यूटी टू डिस्क्लोज न। उदाहरण, यदि ए अपनी कार बेचते समय यह नहीं बताता कि इंजन पुराना है तो यह कपट फ्रॉड नहीं है, लेकिन यदि बीमा संविदा के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में व्यक्ति अपनी बीमारी छिपाता है तो यह कपट फ्रॉड होगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, वेरी इंपॉर्टेंट। उन विभिन्न रीतियों की व्याख्या शोधानंद कीजिए जिनमें संविदा का उन्मोचन हो सकता है। एक्सप्लेन द इलस्ट्रेट द डिफरेंस मोड ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्जिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, मैं फिर से आपको बता दूं, ठीक है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये है एक व्यक्ति है, दोनों ने मिलकर के इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लिया, ठीक है, उसके बाद से कॉन्ट्रैक्ट की जो कुछ भी, ठीक है, यहां से इसको निकाल करके भगा दिया, तो ये क्या होगा, डिस्चार्जिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। परिभाषा, जब किसी संविदा के अंतर्गत पक्षकारों के अधिकार दायित्व समाप्त हो जाते हैं तो संविदा को संविदा का उन्मोचन कहा दिया जाता है, अर्थात संविदा का अंत हो जाना, चाहे वह पूरा कर किया गया हो या रद्द किया गया हो, असंभव हो गया हो, कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया हो। कहने का मतलब है संविदा खत्म हो गई तो डिस्चार्ज हो गया, इसी को बोलते हैं संविदा का उन्मोचन हो जाना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाना। संविदा के उन्मोचन की विभिन्न रीतियां, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला है निष्पादन द्वारा, बाय परफॉर्मेंस। जब पक्षकार संविदा की शर्तें पूरी कर देती है, निष्पादन परफॉर्मेंस वास्तविक हो सकता है। सभी शर्तें पूरे करना प्रयत्न प्रस्ताव किया लेकिन दूसरे पक्षकार ने स्वीकार नहीं किया, तो यहाँ पर खत्म कर दिया। मान लीजिए मैंने कहा था हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो मुझे हर महीने 10,000 रुपए दोगे और मैं तुम्हें हर महीने जो है पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन तुम मुझे 10,000 रुपए नहीं दे रहे हो, तो मैं क्या कहूँ, भगो यहाँ से, चलो लिख लो, ये क्या होगा, निष्पादन द्वारा हो गया। अब भाई ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ,
उदाहरण, ए ने बी को 10,000 में सामान दिया और बी ने भुगतान कर दिया, निष्पादन द्वारा उन्मोचन ये भी हो गया। मतलब कि जो मैंने आपको कहा कि भाई तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारा ये सेमेस्टर जो है पास करवा दूंगा, तुमने मुझे पैसे दिए, पास करवा दिए, इसका भेदा समाप्त। अब तो निष्पादन द्वारा हो गया। अब समझौते द्वारा, ये तो आप समझ गए होंगे। संविदा पक्षकार आपसी सहमति से संविदा समाप्त कर सकती है। इसके कई रूप है, जैसे नवीनीकरण, पुराने संविदा को नए संविदा में बदलना, रद्द करना, संविदा को आपसी सहमति से समाप्त करना, परिवर्तन, संविदा की शर्तें बदलना, छूट देना, लेनदार देनदार को कम भुगतान पर उन्मोचित कर दे, त्याग, वेवर, पक्षकार पार्टी अपने अधिकार छोड़ दे, निर्णीतवाद, केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस किशोरी लाल गुप्ता 1960, ये भी इंपॉर्टेंट है। नवीनीकरण, नोवेशन द्वारा उन्मोचन डिस्चार्ज मान्य होगा। मतलब कि खत्म करना है, किसी भी मोड में खत्म हो तो वो समझौते द्वारा ही होता है। अब है असंभवता द्वारा, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रस्ट्रेशन, धारा 56 संविदा अधिनियम यदि संविदा का निष्पादन असंभव या अवैध हो जाए तो संविदा उन्मोचित हो जाती है। उदाहरण, प्राकृतिक आपदा, युद्ध या विषय वस्तु का नष्ट हो जाना। निर्णीतवाद केस, सत्यभर्ता, घोष वर्सेस मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी 1954। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भगनासा का सिद्धांत फ्रस्ट्रेशन डॉक्ट्राइन पर लागू होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति पागल हो गया, भगनासा मानी जाएगी, ठीक है, तो ठीक है, खत्म हो गया। अब समय सीमा समाप्त होने पर, परिसीमन अधिनियम लिमिटेशन एक्ट के अनुसार यदि संविदा कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने के नियम की समय सीमा समाप्त हो जाए तो भी उन्मोचित हो जाता है। उदाहरण, यदि किसी ने ऋण को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई है तो लेनदार मुकदमा सू नहीं कर सकता। आगे का पॉइंट है कानून द्वारा, संविदा कानून द्वारा भी उन्मोचित डिस्चार्ज हो सकती है। जैसे कि कब, दिवालियापन, मृत्यु, यदि व्यक्तिगत संविदा है तो, और विलय, जब निम्न अधिकार उच्च अधिकार में मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं तो। उसके बाद उल्लंघन द्वारा, जब कोई पक्षकार पार्टी संविदा की शर्तों का पालन नहीं करती। उल्लंघन का मतलब ब्रीच, वास्तविक एक्चुअल हो सकता है, निष्पादन के समय शर्तें टर्म्स तोड़ना या पूर्वकालिक निष्पादन हो सकता है, जो पहले से ही घोषणा करने की शर्तें पूरी नहीं होगी तो। उदाहरण, ए ने बी को सामान देने का वादा किया लेकिन नहीं दिया, उल्लंघन द्वारा उन्मोचन हो गया तो उनकी संविदा खत्म हो गई। चलिए निष्कर्ष, संविदा का उन्मोचन पक्षकारों के अधिकार और दायित्वों को समाप्त करता है। यह निष्पादन, समझौते, असंभवता, समय सीमा समाप्त होना, कानून के संचालन और उल्लंघन द्वारा भी खत्म हो सकते हैं। कोई सा पॉइंट हो, खत्म होनी है तो बस हो जाती है। ये टेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजी क्या है? बाजी लगी, बाजी लगाएगा मुझसे, अरे तुम मुझसे बाजी जीत ही नहीं सकता, तो वही है ना बाजी, जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, वही है बाजी। जो बचपन में कहते थे ना, लगा 10 की बाजी, मैं यहाँ पर एक बॉल पर एक सिक्सर लगा करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं सीधा आंसर पे चलूंगा। बाजी क्या है? व्हाट इज वैगर? परिभाषा, डेफिनेशन, सेक्शन 30 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18972। बाजी को इंग्लिश में बोला जाता है वैगर। वह करार है जिसमें दो पक्ष किसी अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने पर धन या मूल्यवान वस्तु लगाने का वादा करते हैं। शर्त लगा रहे हो मुझसे? लगा रहे हो? WPL अब की बार दिल्ली जीतेगी बाजी लग गई, ठीक है। या फिर अब की बार इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगी, तो ये क्या है? ये बाजी, समझ गए? अब इससे बड़ा उदाहरण हो क्या ही। यह घटना घटित होती है तो एक पक्ष जीतता है, यदि नहीं होती तो दूसरा पक्ष जीतता है। बाजी का उद्देश्य केवल हार जीत होता है, न कि किसी वास्तविक लाभ या हानि का। अब यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ पर ये आ गया, मतलब कि जिसमें कुछ भी लेन देन नहीं हो रहा है, लाभ हानि नहीं हो रही है, तुम्हें जो बाजी कर रहे हैं दो लोग, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं ये वाला, लेकिन अगर पैसे दे करके तुम कर रहे हो तो ये लीगल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यही है बाजी। बाजी के करार के आवश्यक तत्व, अनिश्चित घटना, अनसर्टेन इवेंट। करार किसी भविष्य के निश्चित घटना पर आधारित होता है। यार कल बारिश पड़ेगी, तुम कहोगे नहीं, शर्त लगा लो,
लगा लो सब, किस चीज की होगी, चलो तुम मुझे समोसे खिला देना, चलो जी हो गई। दो पक्ष, दोनों पक्षों में एक जीतता है दूसरा हारता है। हार जीत का उद्देश्य, करार का उद्देश्य केवल धन या मूल्यवान वस्तु जीतना या हारना होना भी चाहिए। उसके बाद कोई हित नहीं, नो इंटरेस्ट इन इवेंट, पार्टीज का उस घटना में कोई वास्तविक हित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जो पाकिस्तान का कैप्टन है, ठीक है, और मैंने तुमसे लगा लिया कि नहीं भाई पाकिस्तान तो इस बार हारेगा, तुम कहोगे नहीं है पाकिस्तान नहीं हार सकता, हारेगा, ठीक है, मैंने तुमसे कह लगा लो 1 करोड़ की शर्त, मैंने उसको फोन किया पाकिस्तान के कैप्टन को, अरे मैच हार जाओ भाई, हार जाओ, तुम वहां से हार गए, और भाई मेरा उनसे संबंध था, तो ये नहीं है, ये तो फिक्सिंग है, ठीक है, ये बाजी नहीं है, ये इलीगल है। धन या मूल्यवान वस्तु का दाम, करार में धन या मूल्यवान वस्तु का दाम होना चाहिए। घेरूलाल पारिक बनाम महादेव दास, AIR 1959, सुप्रीम कोर्ट 781, कानून के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ये कहते हैं इस बात के सारे तथ्य, फैक्ट्स। इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने बाजी करार वैगनिंग एग्रीमेंट्स की वैधता, वैलिडिटी पर विचार किया। क्या कहा, बाजी करार वैगनिंग एग्रीमेंट शून्य, वॉइड है, लेकिन अवैध, इलीगल नहीं। धारा 30 सेक्शन 30 के अनुसार बाजी करार शून्य, वॉइड होते हैं, अर्थात करने योग्य नहीं होते हैं, लेकिन वे स्वयं में अवैध, पर से इलीगल नहीं है। मतलब कि वो नहीं कर सकते कानून की नजर में, बाजी कानून की नजर में इलीगल है, लेकिन फिर भी होती है। अब ये जितने भी जो दोस्तों ऐप चल रहे थे, ड्रीम 11 और ये सब जो चल रहे थे, ठीक है, ये सब इसीलिए तो बंद हो गए हैं। आगे है समवर्ती लेन देन, यदि बाजी करार से संबंधित कोई समवर्ती लेन देन है तो वह लागू करने योग्य हो सकता है। लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी के आधार पर शून्य है। न्यायालय कोर्ट ने कहा कि बाजी करार लोक नीति के विरुद्ध है और इसलिए ये शून्य है। भाई कितना जुआ और ये जितना चल रहा था, तो वो क्या था, वो गलत था, इसलिए उन पर बैन लग गया है। आगे है, क्या निम्न संविदाएं बाजी संविदाएं हैं। अब यहाँ पर 4 संविदाएं थी, उसमें 3 पॉइंट है, यहाँ पर 4 है, चारों में से देखेंगे क्या वो बाजी है क्या नहीं। सबसे पहले बीमा संविदा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये बाजी नहीं है। बीमा संविदा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्षतिपूर्ति पर आधारित होती है, इसमें बीमा योग्य हित आवश्यक होता है। निर्णीतवाद, घेरूलाल पारिक वैसे माधवदास दास ने स्पष्ट किया कि बीमा इंश्योरेंस बाजी बेगर नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये संविदा है, बाजी नहीं कह सकते। उसके बाद में लॉटरी, लॉटरी क्या है, बाजी है। लॉटरी पूरी तरह संयोग पर आधारित होती है, इसमें हार जीत का उद्देश्य होता है, और कोई बीमा योग्य, इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता, इसका कोई बीमा वगैरह कुछ नहीं होता, तो ये क्या है, ये प्योर बाजी है। उसके बाद है क्रॉसवर्ड पजल्स, ये निर्भर करता है, यदि क्रॉसवर्ड पजल्स केवल कौशल पर आधारित है तो बाजी नहीं है, यदि क्रॉसवर्ड पजल्स इनाम संयोग पर आधारित है तो बाजी है। मान लीजिए फोन पर जैसे आप ये अभी मैंने देखे हैं भाई, बहुत सारे बच्चे हैं वो गेम खेलते हैं, ठीक है, एक वो भी है गेम, क्या कहते हैं उसको, फ्री फायर। भाई फ्री फायर में जब तक पैसे नहीं लगा रहे तो वो क्या है, वो ठीक है, तुम्हारा नॉर्मल वो है, लेकिन तो वो उसको कह सकते हैं कि ठीक है भाई वो कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम, जैसे उसमें पैसे लगाने लग जाते हैं वो क्या बन जाता है, बाजी बन जाती है। डी सट्टा, आवश्यक रूप से बाजी नहीं है। सट्टा संविदाओं जैसे शेयर बाजार संविदाओं में पक्षकारों का वास्तविक हित होता है। देखा, सट्टा अगर बाजार पे लग रहा है तो सही है, मैच पे लग रहा है तो गलत है। यदि केवल संयोग पर आधारित हो और कोई वास्तविक हित ना हो तो बात, यदि वास्तविक वाणिज्यिक व्यवहार हो तो वैध संविदा होती है सट्टा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी है, यहाँ पर है बात भैया सबसे बड़ी दुनिया के सबसे बड़े बाजार की, तो वो बाजार सट्टे बाजार से ही चलता है। निष्कर्ष, बाजी करार शून्य है लेकिन वैध अवैध नहीं है, मतलब बाजी जो है वो करार है, सही है, करार होते हैं बाजी, लेकिन अवैध नहीं है। बीमा इंश्योरेंस बाजी नहीं है क्योंकि उसमें बीमा योग्य हित होता है। लॉटरी बाजी है क्योंकि वह संयोग पर आधारित होती है। क्रॉसवर्ड पजल्स कौशल स्किल पर आधारित हो तो बाजी नहीं, संयोग पर आधारित हो तो बाजी है। सट्टा संविदा वास्तविक वाणिज्यिक हित पर आधारित हो तो बाजी नहीं, तो केवल संयोग पर आधारित हो तो वो केवल
बाजी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। विभिन्न प्रकार के प्रतिफलों को विवेचना कीजिए। अंग्रेजी विधि के भारतीय विधि के मध्य प्रतिफल के संदर्भ में अंतर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिफल कंसीडरेशन, सेक्शन 2D इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिभाषा, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 2D के अनुसार जब वचनदाता प्रोमिसर के इच्छानुसार वचन गिराही प्रोमिसेस या कोई अन्य व्यक्ति कुछ करता है तो करने से विरत रहता है या करने का वचन देता है और इसके बदले में वचनदाता वचन देता है तो यह कार्य विरति या वचन प्रतिफल कहलाता है। वही चलिए सीधा सीधा सा वो है भाई। मैं तुमसे कहता हूं कि देखो मतलब कि वही लड़की वाला वो ले लेते हैं, बहुत साधारण है, समझ में आ जाए। एक लड़का है वो प्रस्ताव रखता है, मतलब संविदा करने की लड़की से कहता है कि भाई क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो लड़की, अब जो इसमें प्रतिफल क्या है, इसमें शादी है प्रतिफल, बच्चे हैं प्रतिफल, साथ में जीवन का आनंद लेना प्रतिफल है। तो लड़की अगर हाँ कर देती तो प्रतिफल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक, और प्रतिफल दोनों के लिए मान्य होता है भाई। चलिए सरल शब्दों में प्रतिफल कंसिडरेशन वह मूल्य है जो एक पक्ष दूसरे पक्ष को संविदा के बदले देता है। इससे संविदा कॉन्ट्रैक्ट की क्विड प्रो क्वो कहा जाता है। ध्यान रखना, क्विड प्रो क्वो, क्विड प्रो क्वो। प्रतिफल के प्रकार, प्रतिफल के भेद, इंपॉर्टेंट। पूर्व प्रतिफल, जब कोई कार्य पहले ही किया जा चुका हो और बाद में उसके लिए वचन दिया जाए। उदाहरण, ए ने बी की मदद की, बाद में बी ने ए को 1000 देने का वचन दिया। ठीक है, तो मतलब कि एक व्यक्ति ने बी की मदद कर दी, वो बाद में कहा तूने मेरी मदद की, बहुत अच्छी बात है, चलो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, प्रतिफल उस संविदा का। वर्तमान प्रतिफल, जब कार्य का वचन एक ही समय पर हो। उदाहरण, ए ने बी को सामान दिया और बी ने उसी समय उसका भुगतान कर दिया। भविष्य प्रतिफल, जब एक पक्ष भविष्य में कार्य करने का वचन देता है। उदाहरण, ए ने बी को अगले महीने सामान देने का वचन दिया और बी ने भुगतान करने का भी वचन दे दिया। तीनों पॉइंट समझ में आ गए। चलिए अब है अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि में अंतर। प्रतिफल के संदर्भ में अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि के बीच में अंतर पाया जाता है, वो क्या है वो देखेंगे यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पर बिंदु है पूर्व प्रतिफल अंग्रेजी और भारतीय। पूर्व प्रतिफल, पूर्व प्रतिफल पास्ट कंसिडरेशन वैध नहीं है। पहले का जो प्रतिफल है, जो भी कुछ मिल गया वो वैध नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर वैध। प्रतिफल कौन प्रदान कर सकता है? केवल वचन गिराही प्रतिफल दे सकता है। वचन जिसने कहा है ठीक है भाई हम देंगे। वचन गिराही या कोई तीसरा व्यक्ति भी प्रतिफल दे सकता है। अपवाद एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद है जैसे कि विलेख, इंपोर्टेंट। ठीक है, विलेख कुछ जमीन अमीन बेचने का वो अपवाद एक्सेप्शंस धारा 25 में दिए गए हैं, जैसे प्राकृतिक प्रेम, पूर्व सेवा, समय सीमा से बाहर का ऋण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में संविदा की गोपनीयता का सिद्धांत। संविदा से अजनबी प्रतिफल नहीं दे सकता। संविदा से अजनबी प्रतिफल दे सकता है, संविदा लागू करने योग्य होनी चाहिए। चलिए निर्णीतवाद, चिन्नया वर्सेस रमैया, ये भी लैंडमार्क जजमेंट है इसका, ये भी आ सकता है। चलिए मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिफल को किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव 1880, न्यायालय कोर्ट ने कहा कि पूर्व प्रतिफल पास्ट कंसिडरेशन वैध है। थॉमस वर्सेस थॉमस 1882 इंग्लिश लॉ, न्यायालय कोर्ट ने कहा कि प्रतिफल कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह वास्तविक रियल और वैध लॉफुल होना चाहिए। निष्कर्ष, प्रतिफल संविदा का कॉन्टेक्ट का आधार है। मतलब प्रतिफल जो है वो संविदा का आधार है, अगर प्रतिफल नहीं है तो संविदा भी नहीं है। यह भूतकालिक, वर्तमान, भविष्यकालिक और फ्यूचर सब कुछ हो सकता है। अंग्रेजी विधि में पूर्व प्रतिफल वैध नहीं है और केवल वचन गिराही प्रतिफल दे सकता है, लेकिन भारतीय विधि में पूर्व प्रतिफल वैध है और कोई तीसरा व्यक्ति भी प्रतिफल इसका दे सकता है। इस प्रकार भारतीय विधि प्रतिफल के मामले में अधिक व्यापक और लचीला है।
तो दोस्तों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो समाप्त। आई होप कि आपको मजा आया होगा। गारंटी से कह रहा हूँ भाई, पेपर बहुत अच्छा आएगा। नहीं भी आएगा तो भाई अगर ये वीडियो आपने देखे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। अपने जो भी सवाल प्रश्न है सारे भाई लिख दिया करो, ठीक है। कोई भी अगर इतना सा भी किसी भी चीज में डाउट है ना, लिख दिया करो, कमेंट कर दिया करो और शेयर कर दो दोस्तों, लाइक कर दो। मिलते हैं जल्दी ही।